Okay, so let's start with uh, September first week. Now I'm writing September first week, but we have only have done 6 days because today is 7 only. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा चीज, सेशन में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होंगे जो हाफ इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं. हाफ इन्फॉर्मेशन मतलब जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन, अब हम सर्वज्ञानी तो नहीं है, तो कुछ कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होंगे जो बाद में मैं अगर रहा मेरे को कि मैंने आधा बताया तो आई विल कंप्लीट इट, और अगर ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन रहा जिसमें मैं कुछ गलत बोल गया, तो अगर ऐसा कुछ है, गलत बोल गया मीन्स डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन मेरे से निकल गया, तो उसके लिए मैं पहले से डिस्क्लेमर दे देता हूँ, म्यूचुअल फंड जैसा. म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट, ये वाला. चलो, सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, देयर इज अ रो ऑफ मेकिंग द नेम इंडिया इनटू भारत. नाउ फ्रॉम वेयर डज दिस केम फ्रॉम? ये आया कहां से? हर किसी न्यूज का तुम्हारे लिए काम है, लेकिन तुम्हारे लिए उतना ही काम है जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए मैटर करता है. कैसे मैटर करता है? ये जो भारत और इंडिया वाला पूरा झगड़ा है वो आया है एक लेटर से. कौन सा लेटर? प्रेसिडेंट ऑफ भारत वाला लेटर. ये लेटर किसके लिए लिखा हुआ था? G20 के लिए. ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ भारत फॉर द फर्स्ट टाइम ये यूज हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन इट वाज देयर, है ना. अब क्या ये कुछ नया चीज है गवर्नमेंट के लिए? पहले सुनो सुनो उसके बाद लिखना, डोंट राइट इट नाउ. ये जो भारत टर्म है, क्या ये पहली बार यूज हो रहा है या कुछ नया इनोवेशन है? ऐसा तो नहीं है. क्या है ये फिर? ये भारत टर्म पहले से ही था. कहां पे? कॉन्स्टिट्यूशन में. तो अगर पिछले गवर्नमेंट्स भी चाहते, अगर पिछले गवर्नमेंट्स को भी मन होता तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख सकते थे, कंट्री को एज अ भारत नाम से बुला सकते थे, जो कि करते भी है, उसमें कोई गलत नहीं है. You hungry? You hungry? ऑनलाइन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं क्यों? विवेक ऑफलाइन होता आपको डॉली, दीपाश्री, ऑफलाइन होता ऑफलाइनत আহিবা, আমি ইয়াতে অফলাইনত কিমান আহিব, গৰম লাগি নাই ছাৰ, মোৰ ৰুমটো শিফ্ট হোৱা নাই ছাৰ, মই হ'ব সেইকাৰণে হ'ব হ'ব. আৰে ছাৰে বিচাৰে অফলাইনত সবে আহক, मैं বিচাৰো. अच्छा हो. नाउ दिस आर्टिकल 1, व्हाट डज इट सेज? एक आर्टिकल 1 को लेकर के एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में कॉमन है कि आर्टिकल 1 में कौन सा चीज डिस्कस होता है, मतलब कौन सा चीज मेंशन होता है. पहला तो है Union of States and India, that is Bharat. Yes. Now एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि which of the following is mentioned in which of the following terms या which of the following words are mentioned in article 1. so states and UTs, ऐसा territories या all of the above, ऐसा क्वेश्चन आता है. तो अगर आर्टिकल 1 देखो, आर्टिकल 1 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही है. अब कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आर्टिकल यही है. जब कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे और पहला आर्टिकल पढ़ोगे तो सबसे पहला आर्टिकल यही है. अब बताओ इन चारों में से कौन सा चीज आर्टिकल 1 में मेंशन्ड है? States. इज इट स्टेट्स और स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज या टेरिटरीज? States. टेरिटरीज. कोई है कुछ और आंसर के साथ? देयर इज नथिंग बट ओनली स्टेट्स. ओके, आर्टिकल 1 में स्टेट्स के बाहर और कुछ नहीं लिखा हुआ ये सब, बिकॉज आर्टिकल 1 सेज इंडिया. नाउ इज इट दैट इज भारत और दैट वाज भारत? That is Bharat. That is Bharat. Very nice. So India, that is Bharat, is an union of states, but nothing else. Union of states. ठीक है? There is no mention of union territories or territories or other things. Territories का mention बाद में है, आर्टिकल 2 में है ना? आर्टिकल 2 में है. नाउ इंडिया दैट इज भारत इज एन यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो ये भारत पहले से ही है उसमें, अगर गवर्नमेंट चाहते तो यूज कर पाते. अब जो ये फालतू में जो ये चल रहा है, इसको लेकर के तुमको ज्यादा वो नहीं करना है. द थिंग इज कि भारत एंड इंडिया आर बोथ सिनोनिमस.
इसीलिए दोनों चीज को रखा गया था, क्योंकि हमारे फाउंडिंग फादर्स जानते थे इस चीज को कि ये एक दिन ना एक दिन ये झमेला आएगा। बिकॉज हर जगह में इंडिया को एज ए इंडिया हर जगह मेंशन किया गया है। एक कंट्री का नाम चेंज कर देना, ऐसे बहुत सारे कंट्री है। जैसे जर्मनी अपने आप को क्या बोलते हैं, दे कॉल देमसेल्फ एज द डॉइचे लैंड, DUS। जैसे उनका जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, द डॉइचे बैंक। ऐसा बहुत सारे कंट्री अपने आप को, जैसे इटाली है, इटाली अपने आप को क्या बोलता है, इटली नहीं, दे कॉल देमसेल्फ एज इटालिया, इटालिया। हम लोग टर्की को बोलते हैं टर्की, अपने आप को वो लोग क्या बोलते हैं, दे कॉल देमसेल्फ एज तुर्की। तो ऐसा तो है हर देश में, ऐसा तो नहीं कि भारत इसमें बहुत एक्सेप्शनल है कि इंडिया का नाम इंडिया है फिर भारत भी है। तो ऐसा बहुत सारे देश हैं जो अपने आप को किसी और नाम से भी बुलाते हैं, बुलाते कि नहीं बुलाते। तो ये कुछ एक्सेप्शन नहीं है ना। वो क्या लेना है इस पूरे डिस्कशन से, अपने को क्या लेना है कि आर्टिकल 1 क्या बोलता है, एंड भारत इज नॉट अ न्यू टर्म, ये है। अब ये टर्म आया कहां पे था, कैसे डील करोगे करंट अफेयर्स को। ये टर्म आया था G20 में, क्यों, क्योंकि G20 का जो इन्विटेशन लेटर था, क्योंकि G20 का जो इन्विटेशन लेटर था उसमें प्रेसिडेंट का जो एड्रेस था वाज रिटन एज प्रेसिडेंट ऑफ भारत। नाउ व्हाट इज G20? Vedat Roy has written a very nice, I would say an article-like thing. I would not say that was an answer proper, but it was an article-like thing on G20. She had done a very nice job. I must mention this in class. Now, what is G20? ठीक है, what is G20? क्या है G20? शुभम, समिट है। What is a summit? Summit क्यों बोलते हैं इसको? Why do we call it as a meeting? Why do we call it is at G20 summit? What do you mean by summit? ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि it's a conference? Why do we call it as a summit? किस मीटिंग को हम लोग समिट बोलते हैं? देखा ना, हर एक क्वेश्चन में, हर एक टर्म में क्वेश्चन बन सकता है। समिट क्यों बोलते हैं ऐसे मीटिंग्स को? What do we call these types of meeting as summit? Representatives only meet. हाँ। Representatives only meet. Representatives only meet. What type of representative? You are very near. Vedat Roy is very near to the answer. What type of representatives? Yes, it is head of states or head of government. Head of states or head of government. Now दो चीज क्यों है? Head of states और head of governments, ऐसा क्यों है? दो चीज क्यों है? अब head of state का मतलब भी head of state होना चाहिए, हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब और हेड ऑफ स्टेट का मतलब तो सेम है कि नहीं है? हर स्टेट में ऐसा नहीं है, हर देश में ऐसा नहीं है। कहां हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट सेम है? इंडिया में नहीं। हेड ऑफ स्टेट कौन है? हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? हेड ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर है। लेकिन कहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट सेम है? यूएस में, वहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट सेम है। तो उस केस में हम लोग इसलिए अलग अलग रखते हैं क्योंकि जब इंडिया जाता है तो इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट G20 में नहीं जाते हैं। कौन जाता है? गवर्नमेंट, मतलब मोदी जी जाते हैं। लास्ट ईयर मोदी जी कहां गए थे G20 में? G20 समिट लास्ट ईयर कहां हुआ था? साइलेंट फेसेस। तो देखेंगे इस चीज को। तो G20 इज एक्चुअल में G20 का अगर डेफिनेशन लिखना है सो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल, ऐसा लिखो। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, एग्जाम में जब भी लिख रहे हो आंसर, देयर इज अ वेरी फाइन नीड ऑफ राइटिंग अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन टू एन आंसर। तो जब इंट्रोडक्शन अच्छे से लिख पाओगे तभी तुम्हारा आंसर पढ़ने लायक बनेगा। तो लिखो G20, और G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 जिसको बोलते हैं, इसको ग्रुप ऑफ 20 भी लिख सकते हो। अब आई थिंक मेरे को ये नहीं बोलना है, मतलब ग्रुप ऑफ 20। नाउ व्हाट इज ग्रुप ऑफ 20? ग्रुप ऑफ 20 या G20 इज अ इंटर गवर्नमेंटल। इंटर गवर्नमेंटल मतलब देखो, ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत अलग अलग नेचर के मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। एक होते हैं इंटर गवर्नमेंटल, मतलब उसमें कौन कौन पार्टीज होंगे? अलग अलग गवर्नमेंट्स। एक होते हैं जिसमें नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम। वो क्या है? उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, उसमें वो इंटर गवर्नमेंटल नहीं है। हाँ, जैसे हम लोग वो पढ़े थे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन,
इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल। पहले वो इंटर गवर्नमेंटल नहीं हुआ करता था, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे हर एक जगह के। फॉर एग्जाम्पल इसरो का एक आदमी चला गया, नासा का एक आदमी चला गया। हाँ, तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हो एक एग्जांपल? नॉन गवर्नमेंटल बट वर्ल्ड में काम करता है पूरा, बट इट्स अ गवर्नमेंट। यूरोप के जितने भी गवर्नमेंट है, हाँ, United Nation, United Nations organization. बट इट्स ये वो गवर्नमेंट का ही है। नाम बता सकते हो? एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सुने हो? नहीं, यूएन इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो इंटर गवर्नमेंटल ही हुआ ना, बहुत सारे गवर्नमेंट है, मल्टीलैटरल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सुने हो? इट्स ए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करता है? इट्स अ ह्यूमन राइट बेस्ड, जो ह्यूमन राइट्स के लिए क्वेश्चन करता है अलग अलग गवर्नमेंट्स को, अलग अलग कहाँ जहाँ पे, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में घूम करके, इसका हर जगह में ब्रांच है। गुवाहाटी में भी शायद इसका ब्रांच है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे इसका ब्रांच है एक, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का एक और ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड वाइड काम करता है वो। इट इज कॉल्ड द ह्यूमन राइट्स वॉच। दीज आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या चीज? OIS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स। हाँ, वो बात अलग होगा, उसमें कोई वो नहीं है, बट हाँ, so there are different type of organization. Now group of 20 is what type of organization? So it's an intergovernmental organization. ध्यान देना, हर एक चीज में समझने के लिए समान है। It's an intergovernmental organization comprising of how many countries? हाँ, माथा में मारेंगे अगर 20 बोलेगा कोई तो। इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, ऐसे लिखना है चीजों को। अगर 20 कंट्रीज ही होता तो यूरोपियन यूनियन में कितना सारा कंट्री है, तो सभी कंट्री का नाम लिखना होता अपने आप को। सो 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर समझने जाओ तो यूरोपियन यूनियन में एक अलग क्लास लेना पड़ेगा उसके लिए। अब बताओ, क्या ये सिर्फ डेवलपिंग नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है? डेवलपिंग नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन, खाली डेवलप्ड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, मिला करके है ना। सो इसके नेक्स्ट लाइन में अगर कभी लिखने जा रहे हो G20 रिलेटेड कोई भी आंसर हो, तो प्लीज मेंशन देयर कि इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ डेवलपिंग वन मतलब जो डेवलप करने का कोशिश कर रहा है, एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज। ये जरूरी है क्योंकि ग्लोबल साउथ एक समिट होता है, इंडिया ने लास्ट ईयर इसको होस्ट किया था। सो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपिंग एंड बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है, या डेवलप्ड नेशंस ऐसे लिख सकते हो, इकोनॉमीज ऑफ डेवलप्ड नेशंस। अच्छा, पूरे वर्ल्ड का जीडीपी, अच्छा जीडीपी नहीं बोलते हम लोग, बोलते हैं ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, इज नोन एज GWP। पूरे वर्ल्ड का जो GWP है या ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है, उसका 90% क्या करता है? G20 कंट्रीज के पास है। 90% होना ही है। बड़े बड़े इकोनॉमीज, लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ दिस वर्ल्ड कौन से हैं? चाइना, US, जापान, इंडिया। अभी इंडिया ने किसको 5th नंबर पे कौन था जिसको इंडिया ने सरपास कर दिया? या तो चतुर बोलो या गोरा बोलो, ये गोरा चतुर क्या करता तुम? यूके को पार करके इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अच्छा क्वेश्चन था ये, यूके इकोनॉमी को पार किया, यूके के इकोनॉमी को। यूके एज अ कंट्री तो मैं बोल नहीं सकता। वेरी नाइस। तो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का 90% ये कैरी करता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था बाप रे,
हम बीमार पड़ने वाले हैं फिर से। सो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का 90% ये कैरी करता है। ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट मतलब जैसे कंट्री का जीडीपी निकलता है, वैसे ही वर्ल्ड का क्या निकलता है, जीडब्ल्यूपी, यानी कि ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। नाउ ये इंटरनेशनल ट्रेड का अगर देखें हम लोग, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब दीज आर इंपॉर्टेंट, ये लिख करके रखना। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या, अगर तुम यहां से कोई सामान तुम खुद अपने दोस्त को भेज रहे हो, यूएस में कोई तुम्हारा दोस्त है, उसको तुम अपना कोई सामान भेज रहे हो यहां से, अपना कोई सामान भेज रहे हो यहां से, तो क्या वो इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट बनेगा? नहीं, तुम भेज रहे हो उसको एज ए गिफ्ट, इज इट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? नहीं। अगर तुम यहां से अपने दोस्त को भेज रहे हो, वो तुमको पैसा भेज रहा है, इज इट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? स्मॉल स्केल पे भी अगर है तो इट इज पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रेड, बिकॉज देयर इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। यस, द बाइंग एंड सेलिंग मींस, व्हाट इज ट्रेड? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? शी इज अ बिजनेस, मतलब कॉमर्स की स्टूडेंट है तो बोल पाएगी, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? मैंने इसलिए सुनना, इसलिए सुन, खाली बोल मत, सुन मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला तू पैसा ले रहा है उससे, सुना कर। मैंने बोला तूने उसको सामान दिया, यूएस में वो बंदा बैठा है, उसने तेरे को पैसा भेजा, तो व्हाट इज ट्रेड एक्चुअली? ट्रेड कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इज बाइंग एंड सेलिंग, लेन देन। हाँ, तो जो है बाइंग और सेलिंग अगर है तो इट्स ए ट्रेड। लेकिन अगर तुम गिफ्ट भेज रहे हो किसी को, इट्स नॉट पार्ट ऑफ अ ट्रेड, चाहे वो तुमको जितना भी पैसा दे। अगर तुमको वो 1 रुपया भी भेज रहा है, इट्स पार्ट ऑफ अ ट्रेड, स्मॉलेस्ट स्केल में भी। सो इंटरनेशनल ट्रेड का 75 to 80% इन G20 कंट्रीज के बीच में ही होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। और सबसे बड़ा चीज, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये, 2 चीज में समझ जाओगे इस चीज को। वर्ल्ड का अगर पॉपुलेशन देखें तो वर्ल्ड का 2/3 पॉपुलेशन, मतलब अगर वर्ल्ड के पॉपुलेशन को 3 पार्ट में मैं तोड़ दूं तो 2 पार्ट इसी में है, इन G20 कंट्रीज में ही 2/3 पॉपुलेशन है। देख रहे हो डेटा? अब यहीं से तुम इन्फर कर पाओगे कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन बट पॉवर्टी स्ट्राइकन पॉपुलेशन। इन सभी देशों में पॉवर्टी, ऐसे अभी बोलोगे सर चाइना में पॉवर्टी एक इशू है क्या, यूएस में एक इशू है क्या? चाइना, यूएस, वहां पर भी पॉवर्टी है, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ब्राजील, वहां पर भी है ना। और अगर लैंड एरिया देखें, बाय लैंड एरिया इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ दिस वर्ल्ड। हो गया? सो दीज आर इंपॉर्टेंट इन्फो। अभी क्या होगा कि तुमको स्केल पता चल रहा है, कितना बड़ा है ये, कितना इंपॉर्टेंट है ये, कितना इंपॉर्टेंट है ये ना। कितना इंपॉर्टेंट है ये तब पता चलेगा जब पता चलेगा ये बना कब था, कैसे बना था, क्यों बना था, कब बना था ये और क्यों बना था, कब बना था ये और क्यों बना था। कब बना था ये? G20 को बनाया कब गया था? G20 को बनाया कब गया था? अच्छा, यूएसएसआर का कब यूएस विभाजन हो गया था? वाह, कब यूएसएसआर टूट करके अलग अलग फ्रैक्शन। यूएसएसआर मतलब, यूएसएसआर का फुल फॉर्म, यूएसएसआर का फुल फॉर्म इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है ना। सो यूएसएसआर टूट करके कब अलग अलग कंट्रीज बना था, कब यूएसएसआर रशिया बन गया था? फॉल ऑफ यूएसएसआर हम लोग कब बोलते हैं? जब कोल्ड वॉर खत्म होता है, इट्स इन 1989 या 1990 जिसको हम लोग बोलते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, जब इंडिया भी क्या कर रहा है, अभी इंडिया भी स्ट्रगल कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिजर्व्स, तो इंडिया भी इसके 1 साल 2 साल बाद क्या करेगा? एलपीजी रिफॉर्म्स लाएगा अपना, ठीक है। अब उसी एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद क्या होगा? धीरे धीरे बाकी सभी इकोनॉमीज, क्योंकि ये कोल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर का जो फॉल था, इट्स वन ऑफ द रीजन, जो कि एक इकोनॉमिक रीजन भी था। इसका इकोनॉमी भी, इसने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इतना खराब कर दिया था इस कोल्ड वॉर ने, कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज थे उस टाइम के, इसी वजह से जो नैम बना था, नैम मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट, कौन कौन थे उसमें?
भारत का कौन, नाम बताना पड़ेगा। इस राम, इतना खराब आदमी, कुछ खराब अच्छा नहीं किया, इसने ये अच्छा कर दिया काम, सिर्फ यही अच्छा काम किया, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, चाइना को वीटो दे दिया, वो भी है। लेकिन अभी जो इंडिया का स्टांस है इंटरनेशनल रिलेशन में, दैट इज नॉन अलाइनमेंट। अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, इंडिया किसके साइड था? किसी के साइड नहीं था, है ना? सर इंडिया हमेशा न्यूट्रल ही रहता है। हाँ, इंडिया को हमेशा न्यूट्रल रहना पड़ेगा। दिस इज आवर कॉम्प्लिकेशन। ये हमारे लिए एक अच्छा चीज है कि हम लोग न्यूट्रल रह पाए हैं अभी तक। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा गवर्नमेंट क्या करता है, क्यों हमारा चाइना के साथ इतना डिस्टेंस क्रिएट होता है? क्योंकि यूएस के साथ हम बहुत साइड दिखा देते हैं कि मोदी जी ने बोल दिया था, ये ओबामा के साथ तो मेरा तू तराक का रिश्ता है, मेरा तू तराक का रिश्ता है, उसके साथ तो मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, तब चाइना भड़क जाता है। तो थिंग इज कि नॉन अलाइनमेंट जो था, ये इसके बाद, इसके मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पे नॉन अलाइनमेंट बहुत जरूरी था। तो इंडिया था, जवाहरलाल नेहरू। चेकोस्लोवाकिया का कौन था, यूगोस्लाविया का कौन था, जोसेफ ब्रोज टीटो। इजिप्ट का था कमाल अब्दुल नासिर। और इंडोनेशिया का था सुकार्नो। लिखोगे, साइड में कहीं पे लिख लो, नाम के 4 बोले जाते हैं फाउंडिंग फादर्स कौन थे। एक थे जवाहरलाल नेहरू इंडिया के, एक थे इजिप्ट के गमाल अब्दुल नासिर। स्पेलिंग वगैरह सब देख लेना बाद में, मुझे इतना याद नहीं रहता स्पेलिंग। नासिर। यूगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्रोज टीटो। दीज आर इंपॉर्टेंट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कभी। और इंडोनेशिया के थे सुकार्नो, सुकाफा नहीं सुकार्नो, ठीक है ना। तो दीज वर दी पर्सन जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट किया था। क्यों? उनको पता था, दे वर सो विजनरी कि जो कोल्ड वॉर है उसके बाद ये सिचुएशन आने ही वाला है। 1989 1990 के बाद से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज क्या है, वो एकदम इतने खराब हालत में थे, इतने खराब हालत में थे, मतलब 19 ये इसके 10 साल बोल रहा हूं, इसके 1997 1998 वर्ल्ड में एक फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। चीजों को समझना, लिखने से ज्यादा सुनो समझो। वर्ल्ड में ये जब फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा वर्ल्ड में, तब तक G20 में कुछ ना कुछ चेंज आता है। जैसे 2008 और 9 में एक चेंज आएगा, इस 2008-9 वाले चेंज में क्या होता है कि वहां पर भी G20 में एक चेंज आता है। बट फॉर एग्जांपल 1997 1998 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस देखा गया, तब क्या हुआ कि जो कंट्रीज थे उनको लगा कि जो अब हम लोगों का रास्ता कुछ है नहीं, अब साथ में आना ही है। तो साथ में कौन आया? प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स नहीं, कौन आया? देश का मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? देश का मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? देश में 2 टाइप के पॉलिसी होते हैं, सुनना, इसलिए मैं बोलता हूं, लिखो कम सुनो ज्यादा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज इन अ कंट्री। देश को अगर चलाना है, देश की इकोनॉमी को चलाना है, तो वन इज मॉनेटरी पॉलिसी, अनदर इज फिस्कल पॉलिसी। चलता है ना 2 चीज। फिस्कल मतलब बजटरी, बजट रिलेटेड जो भी चीजें हैं। अब फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? ये लोन का इंटरेस्ट रेट कितना होगा, CRR कितना होगा, ऑफ कोर्स इट इज मेड बाय RBI ओनली। तो ये बजट में किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना टैक्स, किससे कितना लेना है, ये RBI डिसाइड नहीं करता है। RBI क्या डिसाइड करता है कि बैंक्स को कैसे रन करना है, देश का पैसा कैसे सर्कुलेट होगा। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों ने क्या किया, देश का क्या बैंक बोला जाता है इन सभी को? वी कॉल इट द सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, दे आर नोन एज द सेंट्रल बैंक। जैसे यूएस का क्या है? यूएस का क्या है? यूएस का क्या है? व्हाट इज द यूएस का सेंट्रल बैंक क्या है? उसका नाम क्या है? फेडरल बैंक। यूएस का जो बैंक है, इट इज नोन एज द फेडरल बैंक। तो 1999 में G20 कब बना? फॉर्मेशन ऑफ G20 इट इज इन 1999 आफ्टर द 1997 1998 फाइनेंशियल क्राइसिस। 1999 में गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स, मतलब
जैसे इंडिया में आरबीआई है, ऐसा हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक है, गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक एंड फिनेंस मिनिस्टर्स। इन लोगों ने मिल करके, अब इन लोगों ने मिल करके मतलब कौन से देशों ने मिल करके, इन लोगों ने मिल करके मतलब कौन से देशों ने मिल करके, इनको बोला जाता है, दे एट स्टार्टिंग में दे कंप्राइज्ड ऑफ एशियन टाइगर्स, दे कंप्राइज्ड ऑफ एशियन टाइगर्स, मतलब उस समय एशिया में जो लोग राइज कर रहे थे। सोच के देखो ना, कोल्ड वॉर से पहले तक चाइना का क्या हालत था? कुछ नहीं। चाइना आजाद भी हम लोग के बाद हुआ। जब हमारे यहाँ पे आईआईटी आईआईएम बन चुका था, तब वहां पे लोग तभी भी पुरानी मान्यताओं को मान रहे थे। तभी तो माओ सेतुंग आकर के सबसे पहला जो चीज करेगा, दैट इज नोन एज कल्चरल रेवोल्यूशन, है ना। ये सब चाइना का जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब पता चलेगा ना। तो ये है कि इतने सालों के बाद भी जब एशियन टाइगर्स, मतलब यही सब देश, फिर से मैंने नॉन अलाइन मूवमेंट का बात इसीलिए किया क्योंकि ये लोग नॉन अलाइन थे, तो ये लोग डूबे नहीं। बाकी जो अलाइंड हो गया था, बाकी जो अलाइन हो गया था कंट्रीज सब, फॉर एग्जांपल कौन थे? 2 अलाइन कंट्रीज जिसमें कोल्ड वॉर का सच्ची में इफेक्ट पड़ा और वॉर भी हुआ। नहीं, वॉर भी हुआ उस देश में। एक देश 2 भागों में टूट गया, एक देश लकीली साथ में रह गया। 2 देश थे जहां पर कोल्ड वॉर का बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ा था। एक है कोरिया, दूसरा है वियतनाम, है ना। जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब उसमें और ज्यादा ये चीज डिस्कस होगा कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, पहले तो एक ही कोरिया हुआ करता था, है ना। फिर एक टाइम पे यूएस आया, मतलब कैपिटलिस्ट पावर्स आए, और एक साइड में यूएसआर, हाँ हाँ, एक साइड में रशिया यूएसआर लोग आया सर। यस, तो एक साइड में यूएसएसआर था। तो उसने क्या किया, नॉर्थ कोरिया जो है अभी कैसा कंट्री है, लोग क्या बोलते हैं, इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री, इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री। क्यों है ऐसा? क्योंकि नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट ही रह गया और साउथ कोरिया अभी डेमोक्रेटिक है। तो वॉर उसमें, कोल्ड वॉर में हम लोग बोलते हैं ना, कोल्ड वॉर में वॉर नहीं हुआ, वॉर हुआ, एंड देयर वाज पार्टिसिपेशन ऑफ कोल्ड वॉर पार्टीज। वियतनाम में भी ऐसा हुआ था। वियतनाम में एक नेता थे, उनका नाम था, जिसके नाम से उसका पहले कैपिटल भी हुआ करता था, हो ची मिन, है ना। हो ची मिन का नाम सुनोगे, वो थे बोल करके, उनके पावर की वजह से यूएस को, जैसे बोला जाता है ना कि यूएस ने अगर सबसे शर्मनाक, यूएस आर्मी ने अगर सबसे शर्मनाक हार कहीं पे फेस किया है, दैट इज इन वियतनाम। अभी भी लोग वियतनाम, यूएस आर्मी को वियतनाम के नाम से चिढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास वेपन भी नहीं था, कुछ नहीं था। गोरिल्ला वॉरफेयर समझते हो? पेड़ के ऊपर चढ़ करके, जंगल में छिप करके यूएस आर्मी के साथ लड़ते थे, और ऐसा लड़ते थे कि लड़ ही नहीं पाते थे। तो यूएस आर्मी सबसे पहले क्या करता था, पेड़ काटता था वहां पे वियतनाम में। हाँ, क्या चीज? हाँ, बॉम्बिंग करता था ताकि पेड़ वेड़ उड़ जाए। पेड़ से कोई मतलब नहीं, वो ऐसा रैंडमली बॉम्बिंग करता था, और कितना अपना सेना को भी मार दिया था उसने, है ना। सो क्या होता है कि नॉन अलाइन जो रहे, दे बिकेम द एशियन टाइगर्स। एशियन टाइगर्स मतलब कंट्रीज ऑफ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। नाउ which countries are part of the east and south east asia? ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि मुझे एक और चीज इन्फर करना है। मोदी जी अभी 2 समिट के लिए बाहर गए हैं देश के। एक है दी आसियान इंडिया समिट। देखना कितना इसमें से इंफॉर्मेशन निकलेगा, मैं बस सुनते जाओ, पॉइंट्स को बस नोट करके जाओ, घर में जाकर के डिटेल में लिख लेना। नाउ व्हाट इज, एक समिट है आसियान इंडिया समिट, इसके लिए भी गए हैं मोदी जी बाहर। एक दूसरा है ईस्ट एशिया समिट। ना, इन दोनों का पार्ट इंडिया नहीं है। दोनों मतलब आसियान और ईस्ट एशिया, दोनों का पार्ट इंडिया नहीं है। आसियान का फुल फॉर्म Association of Southeast Asian नेशंस, Association of साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। दिस इज आसियान। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन, लिख लो, ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ, लिख लेना इसको पूरा, साउथ को साउथ लिखना, ईस्ट को ईस्ट लिखना, ऐसे एशियन को एशियन लिखना। नाउ व्हाट आर, किस जगह को हम लोग साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं? नीचे, इसमें मुझे मैप चाहिए था। किस जगह को हम लोग साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं, किस जगह को साउथ एशिया बोलते हैं, किस जगह को ईस्ट एशिया बोलते हैं?
अच्छा मैं अगर बोलूं कि इंडिया के बेसिस पे हम लोग अगर सोचे तो, है ना, तो साउथ ईस्ट एशिया कहां से स्टार्ट होता है? उस दिन हिमंत बिश्व शर्मा ने भी स्पीच देते टाइम बोला था कि गुवाहाटी को हम लोग गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट नहीं बनाना चाहते हैं. व्हाट यू वांट टू मेक इज वी वांट टू मेक इट एज अ गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. क्यों ऐसा बोला था? सर माइक बंद करने के लिए बोलिए, नहीं था हाँ मैं आवाज कर आ रहा हूँ रहा मैं है। कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ मैं कर दूंगा. एक मिनट. थैंक यू. और पानी दी गई से देखो पहाड़ी से. तो द थिंग इज कि साउथ एशिया कहां से स्टार्ट होता है अगर इंडिया का बात करें तो? है ना. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम म्यांमार. लिख लिया करो इन सब चीजों को. साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, सॉरी. सबसे पहला अगर कंट्री देखोगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इट्स म्यांमार. इसको म्यांमार नहीं बोलेगा कोई. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार? मैंने उस दिन बताया था. सबको ऐसे एक लूंगा, चला दूंगा ऐसा, बेसबॉल के बैट से मारूंगा सबको. क्यों याद नहीं रहता ये चीज? पहले म्यांमार को किस नाम से जाना जाता था? पहले बर्मा. बर्मा का कैपिटल क्या हुआ करता था? रंगून, या जिसको यांगोन बोलते थे वो लोग ना. अभी इसका नाम म्यांमार है तो इसका कैपिटल इज न्यापी तो, मतलब दी सिटी ऑफ किंग्स. म्यांमार हो गया. म्यांमार के बाद कौन सा कंट्री आता है अगर मैप के हिसाब से सोचो तो? आई डोंट हैव मैप नाउ, मैं दिखा पाता. मैप के हिसाब से सोचो तो म्यांमार के बाद कंट्री आता है जो ट्राई नेशन हाईवे बनाने का बात चल रहा है ना अभी. ट्राई नेशन हाईवे बनाने का बात चल रहा है. मणिपुर से होकर के चलेगा, सिंगापुर तक जाएगा ना. थाईलैंड. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड. थाईलैंड का कैपिटल क्या है? लाओस. है ना. जाओगे घूमने बैंकॉक तब पता चलेगा कि ये है, अच्छा ये है थाईलैंड. थाईलैंड का कैपिटल इज बैंकॉक. इतना लोग घूमने उमने जाते हैं, मोबाइल में देखते क्या हो, मुझे तो ये टेंशन लगता है तुम लोगों का. थाईलैंड हो गया. थाईलैंड के बगल में 3 देश हैं. तीनों देशों ने कोल्ड वॉर को फेस किया था, मतलब कोल्ड वॉर में वॉर फेस किया था. 3 कंट्रीज हैं, बस मजेदार कंट्रीज हैं. फर्स्ट इज कंबोडिया. कौन सा ट्राइब रहता है इतना तो नहीं पता. नहीं ट्राइबल. अब ट्राइब मतलब क्या? यू आर ऑल्सो ट्राइब. बाहर के लोग अगर बाहर से, अब पाकिस्तान में कोई बैठा है, बोलेगा वहां पे कौन सा ट्राइब रहता है तो बोलेगा हिंदू ट्राइब्स रहते हैं. अब हिंदू में भी बोलेगा ये ब्राह्मण ट्राइब्स रहते हैं. ट्राइब्स मतलब क्या एक्चुअल में? जाति. हिंदी में उसका टर्म क्या है? जाति, उपजाति. ट्राइब्स, सब ट्राइब्स. तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मतलब क्यों? शांति शांति. मैंने बोला शांत शांत हो जा. चलो कंबोडिया का कैपिटल. तीनों कैपिटल अब मेरे को ही बताना पड़ेगा. चलो बता देता हूं. इट्स कॉल्ड, प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे इसको? इट इज नॉम पेन. एच का कहीं प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ठीक. इट्स कॉल्ड एज द नॉम पेन. एच नहीं है, पी भी नहीं है. हाँ, नॉम पेन ऐसे याद रखना. कैपिटल्स याद रखना. अभी ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बट फॉर यू इट इज इंपॉर्टेंट. लाओस. তেওঁলোকৰ কি কওঁ আমি এইটো? ইন দেয়াৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু ৰাইট. আমিহে প্ৰনাউন্স কৰি আছো এইটো এনেকুৱা, হয় না? এতিয়া আমি এছামিজ লিখি আছো, ডাবল এছ আছে তাতে, এটা এছ লিখিলে হয় নহয় জানো? এটা এছ লিখিলে হয়, আমি এছে উচ্চাৰণ কৰিম. যেনেকে এইবিলাক ল্যাঙ্গুৱেজ হৈছে সিলেবল বেজ ল্যাঙ্গুৱেজ. সিলেবল বেজ ল্যাঙ্গুৱেজ মানে হৈছে যেনেকে থাই ল্যাঙ্গুৱেজত জাষ্ট মা এই টাৰ্মটো. There are 4 meanings of this term. কেনেকুৱা? এটা
तुम्हें যদি টানি গো মা, that's a different meaning. It's ma, it's a different meaning. So these are syllable based. These are languages that are heard, not said. जा सकता है शुभम, रेस्ट ले जा करके जा। लाओस और वियतनाम का कैसे याद रखना है? लाओस का कैपिटल इज वियंतियन। लाओस का कैपिटल इज वियंतियन, सॉरी Vientiene. They call it Vientiane, we call it Vientiane. इसको अच्छा ये Vientiane होता है, वियंतियन। अच्छा अब वियतनाम का कैपिटल क्या है? ये वियंतियन है। वियतनाम का कैपिटल है, पहले होता था होचिमिन सिटी, अभी है हनोई है, हनोई। हनोई, यस। पहले होता था होचिमिन सिटी। दिस आर नीबरिंग सिटी, जैसे दिल्ली न्यू दिल्ली वैसा। ठीक है ना। तीन कितना हो गए? 5 हो गए। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे। म्यांमार और थाईलैंड के नीचे की तरफ कौन सा कंट्री है? 2 पार्ट में है, मैं हमेशा बोलता हूं। एक उसका पेनिनसुलर पार्ट है, एक उसका मेनलैंड पार्ट है। ठीक है, इट इज मलेशिया। मलेशिया का कैपिटल उस दिन भी मैंने बोला था, ट्विन टावर्स जहां पे है, इट इज कुआला लंपुर। कुआला लंपुर। ठीक है, ठीक है। चलो और नीचे की तरफ आओगे तो मलेशिया से एकदम नीचे एक छोटा सा डॉट जैसा कंट्री है, लेकिन खतरनाक कंट्री है, वेरी पावरफुल कंट्री, सिंगापुर। कैपिटल इज सिंगापुर। का कैपिटल एक्चुअल में अगर उन लोग के हिसाब से जाए तो सिंगापुर ही। अब है ही उतना छोटा देश, तो उसमें कैपिटल क्या बनाना फिर से? ठीक है ना। वर्ल्ड का सबसे छोटा देश कौन सा है? ना सिंगापुर इज सिंगापुर सिटी या सिंगापुर बोलते हैं हम लोग ना। मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। अब हम लोग ने मेनलैंड छोड़ दिया, अब हम लोग आइलैंड में आएंगे। 3 आइलैंड वाला देश। कॉन्स्टिट्यूशन तो नेपाल का भी इतना दिन तक नहीं था, हम लोग कंट्री तो बोलते थे उसको। वो किसी और के लिए दिया हुआ है ना, वो पेपल के लिए दिया हुआ है, पेपल जिसको बोलते हैं, पोप को दिया था ना। सिंगापुर। इसके बाद हम लोग अगर मेन उसमें आए, आइलैंड में आए, तो क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का 2 पार्ट है, वन इज मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया, मतलब जो कंट्रीज देखना मेनलैंड के साथ, एशियन मेनलैंड के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद जितने भी कंट्रीज होंगे सब आइलैंड कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल सिंगापुर से थोड़ा सा नीचे जाओगे तो 3 आइलैंड का आर्चिपेलागो है। मैं बार बार बताता हूं, 3 आइलैंड कौन से? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। कंट्री कौन सा? इट इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, वेरी नाइस। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज जकार्ता। जकार्ता। इसी जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है ना। हेडक्वार्टर तो बोलते नहीं है हम लोग, सेक्रेटेरिएट बोलते हैं। इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता। ब्रैकेट में साइड में लिख लेना, इसी जकार्ता में क्या है? सेक्रेटेरिएट ऑफ आसियान। सेक्रेटेरिएट ऑफ आसियान। आसियान का जो सेक्रेटेरिएट है इट इज इन जकार्ता। जकार्ता इज इन इंडोनेशिया। मैंने क्या बताया था? इसका कैपिटल कुछ सालों बाद चेंज हो जाएगा। ये बाइफर्केशन समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं अलग से मैपिंग का क्लास नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इसी से पता चल जाएगा कि अलग अलग कंट्रीज के क्या है। क्योंकि इन सभी कंट्रीज के, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का कल्चर, साउथ ईस्ट एशिया का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसीलिए तो बाद में काम आएगा जब आसियान पढ़ रहे हो। तो इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया का जो बोर्नियो आइलैंड है, बोर्नियो मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ साथ एक और कंट्री भी उसके बाद जो है वो शेयर करता है, दैट इज ब्रूनेई, है ना, दैट इज ब्रूनेई। अब कभी कभी इस कंट्री को ब्रूनेई दार एस सलाम भी बोलते हैं कुछ कुछ, क्योंकि कहीं कहीं पर इसको ब्रूनेई दार एस सलाम भी बोला जाता है, बिकॉज अच्छा जनरली इन सब कंट्रीज में जो रिलीजन है, थाईलैंड इट इज मेनली कौन से रिलीजन के लोग जाते हैं? बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट ना।
वहां का राजा भी जो है उसका भी जो अभिषेक होता है वो बुद्धिस्ट नियम से होता है. नाउ देयर इज अ कंट्री व्हिच इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन. सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कौन से कंट्री में है मैंने बताया था. कहां पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री कहां पे है. सेकंड हाईएस्ट इज इंडिया. ठीक. व्हाट इज द फर्स्ट हाईएस्ट. इट इज इंडोनेशिया. और यहां पे भी फिर बाली भी है ना. बाली इज टोटली हिंदू पॉपुलेटेड. वहां मंदिर मंदिर सब कुछ है. नाउ इंडोनेशिया इज अ कंट्री दैट इज अच्छा ब्रुनेई का है. इट्स बंदर सेरी. सेरिया आर है ये सेरी बागवान. यहाँ के नाम वगैरह से तुम संस्कृत को रिलेट कर पाओगे. कितने कंट्रीज हो गए 10 है टोटल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक बचा. क्या बचा बताओ. लोग घूमने वूमने जाते हैं वर्ल्ड के मतलब मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड वगैरह इसी कंट्री से सबसे ज्यादा होते हैं. बता पाओगे. मतलब आजकल तो अलग अलग से होते हैं. पहले यहीं से होते थे ज्यादा. इट्स फिलीपींस. फिलीपींस का कैपिटल इज मैनिला. पैसाला. हाँ मनीला इट इज. हो गया. सो दीज आर 10 कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. इसके बाहर इसके अंदर कुछ नहीं है. आसियान में ना घुसने देते हैं क्योंकि आसियान ने अलग एक चेंबर बना करके रख दिया है. वहां पर इंडिया को भी रखा है. वहां पर बाकी देशों को भी रखा है. आसियान परमानेंट मेंबर्स इन्हीं को रखता है. अब ये तो हो गया मेरा साउथ ईस्ट एशिया मतलब इंडिया. इफ दिस इज आर इंडिया इफ दिस इज इंडिया देन यहां के जो मेरे देश है इस पूरे एरिया का जो मेरा देश सब है these are all South East Asia. South East. ठीक. That's why we call it South East Asian countries. Now why Australia is not included in South East Asian countries? Because silly question कर रहा हूं एक. देखो आंसर कौन दे पाता है. Why Australia is not included in South East Asia? मारूंगा एक टाइम पे आंसर. एशिया है क्या वो. मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सोच लेते हो तुम लोग कभी कभी. बच्चे बन के नहीं रह सकते हो. बच्चा लोग जैसा आंसर है सर वो तो एशिया है ही नहीं ऐसे बोले है ना. सो ये तो हो गया साउथ ईस्ट एशिया. नाउ देयर इज अ प्लेस कॉल्ड साउथ एशिया. अब साउथ एशिया क्यों बोलते हैं क्योंकि पेट ब्याह. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड साउथ एशिया बिकॉज इट इज इन साउथ ऑफ एशिया है ना. साउथ एशिया में कौन से देश है. चलो साउथ एशिया कौन से देश है. स्टार्ट करोगे कहां से. जैसे हम लोगों ने म्यांमार से स्टार्ट किया. साउथ एशिया स्टार्ट होता है अफगानिस्तान से. मतलब साउथ एशिया नहीं स्टार्ट होता है. जनरली वी कॉल इट अफगानिस्तान. मतलब अफगानिस्तान से स्टार्ट होता है ऐसा बोलते हैं. अफगानिस्तान कैपिटल इज काबुल. 3 बार नहीं बोल देना. जोक सपाट. चलो अफगानिस्तान. पाकिस्तान कैपिटल कराची. कराची. उठा के मारेंगे हम तुमको ची. इस्लामाबाद. इस्लामाबाद. छोटे छोटे चीजें हैं इनको याद रखना है थोड़ा सा. पाकिस्तान कैपिटल इज इस्लामाबाद. पाकिस्तान से अंदर आ जाओ. कहां आ जाओगे. इंडिया. देखो मैप वाइज कर रहा हूं मैं. स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम दी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेस्ट. बाद में बोलोगे सर इंडिया से क्यों नहीं स्टार्ट किया. चलो इंडिया के कैपिटल इज पंजाब. ओ दिल्ली बोला और एक जन ने. इट्स न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली. दिल्ली नहीं बोला. चलो उसके बाद इंडिया से किधर जाओगे. नॉर्थ की तरफ जाओगे या ईस्ट की तरफ जाओगे. चलो नॉर्थ जाते हैं. नेपाल भूटान कर लेते हैं. नेपाल कैपिटल इज इट्स काठमांडू. वेरी नाइस. इसी काठमांडू में एक सेक्रेटेरिएट है दूसरा चीज का बता रहा हूं उसके बाद. नाउ नेपाल हैज काठमांडू. भूटान इज थिम्पू.
नेपाल भूटान हो गया, नीचे की तरफ जाते हैं, श्रीलंका थोड़ा बड़ा है, कैपिटल का नाम क्या है? कोलंबो। कोलंबो पहले हुआ करता था, अभी वो लोग कोलंबो बोलते हैं कभी कभी, मतलब कोलंबो के जैसे मैंने हमेशा बताया, जब एक कंट्री का कैपिटल बनने लायक, मतलब कैपिटल रहने लायक नहीं रहता है, तब उसको चेंज कर दिया जाता है, उसके आसपास का कोई एक जगह को एक सैटेलाइट जैसा बना दिया, जैसे दिल्ली को न्यू दिल्ली, जकार्ता को जैसे अभी लेके जाएंगे कालीमंतान, तो श्रीलंका को भी कोलंबो था, कोलंबो से सामने ही एक जगह को बना दिया गया, दैट इज श्री जयवर्धनपुरा। कुछ दिन पहले जहां पर लोग प्रेसिडेंट के घर में घुस करके आराम से बिस्तर में सोए हुए थे, याद है वो वीडियो सब? श्रीलंका का वीडियो सब याद है ना, जब श्रीलंका में क्राइसिस आया था तो लोगों ने क्या किया था, प्रेसिडेंट के घर में घुस करके आराम से बैठे हुए थे। इट्स श्री जया, इट इज वाया, इट इज जयवर्धनेपुरा। हो गया? कितने कंट्रीज हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। थोड़ा साइड में जाते हैं, मैं बांग्लादेश नहीं लिख रहा हूं, इतना बड़ा नहीं लिखूंगा। बांग्लादेश कैपिटल इज ढाका। वेरी नाइस। अब कोई बचा कुछ? बताओ, अभी देखते हैं, अभी आएगा मजा। क्या बचा? साउथ ईस्ट एशिया में एक और, हाँ मालदीव। यस यस यस। क्या कंट्री बच गया जहां लोग घूमने जाते हैं, बीच डेस्टिनेशन? इट इज मालदीव्स, है ना, बीच डेस्टिनेशन मालदीव्स। अब मालदीव्स जो है, क्यों वो साउथ ईस्ट एशिया में इंक्लूडेड होता है? Why Maldives is included in South East Asia? क्यों ऐसा है? मैंने बताया साउथ ईस्ट एशिया बोल रहा हूं, साउथ एशिया। व्हाट इज साउथ एशिया एक्चुअली? हाँ, ईस्ट साउथ ऑफ एशिया, तो अब मालदीव्स साउथ ऑफ एशिया है, इसीलिए वही इंक्लूड इन साउथ एशिया। मालदीव्स का कैपिटल इज, मेल नहीं है, इट इज माले एक्चुअली, है ना, इट्स नॉट मेल, डोंट कॉल इट मेल, इट्स माले। हो गया? सो दिस इज माय साउथ ईस्ट एशिया एंड दिस इज माय साउथ एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का जो एसोसिएशन है कंट्रीज का, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, दैट इज साउथ ईस्ट एशियन, दैट इज आसियान। और साउथ एशिया का कौन सा है जो अभी है ही नहीं, कोई मीटिंग कुछ नहीं है? इट इज सार्क। फुल फॉर्म इज फॉर और ऑफ? इट्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये है ही नहीं, इसका मीटिंग होता ही नहीं 2014 के बाद से। क्यों नहीं होता है? कौन सा अटैक हुआ था इंडिया में, उसके बाद इंडिया ने मना कर दिया था हम नहीं करेंगे इसको। पुलवामा तो कुछ दिन पहले हुआ, वैलेंटाइंस डे के दिन, 2014 याद करो, तब मोदी जी पहला आए थे। उड़ी हुआ था ना, इट्स द उड़ी सर्जिकल अटैक। सर्जिकल अटैक मतलब सर्जिकल अटैक तो हम लोगों ने किया था। पुलवामा इज वेरी न्यू, बोला नहीं है ना, पुलवामा तब मैं कहाँ था? हाँ, कोलकाता में था, 2018 इट वाज, है ना। सो आफ्टर उड़ी अटैक इंडिया ने बोल दिया था कि नहीं, अब तो हो ही नहीं सकता मीटिंग, क्योंकि उससे पहले पठानकोट हो चुका था, ठीक है ना। सो दीज आर थिंग्स कि अब सार्क, ये भी बोला जाता है कि सार्क, इंडिया को चाहिए अभी सार्क का मीटिंग करना, बट इंडिया अभी कर नहीं पाएगा, बिकॉज इसका मेंबर कौन नहीं है? एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर साउथ एशिया में हम लोगों ने नहीं डाला है, कौन है? इट्स चाइना। लेकिन वो साउथ एशिया में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं ना हम लोग, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज साउथ एशिया के पार्ट वही कंट्रीज है, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम लोग बोलते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब व्हाट इज द प्लेस व्हिच प्लेस इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट? किसको हम लोग सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं? कॉन्टिनेंट इज इट्स अ लार्ज लैंडमास। सब कॉन्टिनेंट क्या है? जो एक पूरे लैंडमास से डिस्टिंक्ट दिखता है अपने को। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया वाला जो पार्ट है वो ऐसा दिखता है। मान लो एक बोलीविया का कोई लड़का है, वो बोलेगा उसको ग्लोब दे देंगे, उसको बोलेंगे उसका देश दिखा, बंदा सोचेगा कहाँ है मेरा देश। तुमको इंडिया दिखाने बोले तुम 1 सेकंड में दिखा दोगे इंडिया, क्योंकि तुमको पता है इंडिया कहाँ पे है। क्योंकि ग्लोब में, वर्ल्ड मैप में इंडिया दिखाना बहुत आसान है, बिकॉज इट इज अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट। तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं
सब कॉन्टिनेंट। ना हम लोग थे G20 में। अब G20 में थे तो वहां से साउथ ईस्ट एशिया में क्यों आए? क्योंकि आसियान इंडिया समिट, इंडिया पार्टिसिपेट करने के लिए मोदी जी गए हैं वहां पर। तो जो एशियन टाइगर्स हैं, जो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, हम लोग जिसको बोलते हैं G20। अब G20 के मेंबर कंट्रीज याद रखने के लिए क्या करोगे? किसको G20 के सभी कंट्रीज याद हैं? इज देयर एनीवन जिसको G20 के सारे कंट्रीज याद हैं? There is a trick to यूरोपियन learn that. कंट्रीज जरूर होते हैं। हाँ, देयर इज अ ट्रिक टू लर्न दैट। उससे भी लर्न कर सकते हो, अपना भी एक कोई बना सकते हो, हमेशा अपना बनाया करो। एक ट्रिक है उसका ऐसा कि गुरुजी सीता SSC FCI में जॉब करती है, आगे जो भी लगाना है लगा देना। हाँ सीता अब, हाँ अर्जेंटीना एंड ब्राजील। अब बीच में एक अब भी आता है। टोटल कितने कंट्री? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कैसे याद रखोगे? जी से कौन सा कंट्री है? जैसे ऐसे मुंह से ही बोलो, लिखना उठना नहीं है, बाद में लिख लेना G20 कंट्री। जी से कौन सा कंट्री है? जी से कौन सा कंट्री है? इट्स जर्मनी। यू से कौन सा है? अब यू से बहुत सारा है तो लिख के रखना पड़ेगा। यू से मान लो यूएसए लिख लिया यहां। आर से रशिया। इस वाले यू से इट्स यूके। इस जे से जापान। आई से इंडिया लगाओगे? अच्छा चलो इंडिया लगा लो। सब बोलेंगे सर ये इंडिया बाद में लगाते हैं। एस से श्रीलंका। क्या एस से बोलो? क्या? सऊदी अरेबिया। वेरी नाइस। आई से इंडोनेशिया। टी से तुर्की। ए से ऑस्ट्रेलिया। एस से साउथ कोरिया। इस वाले एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। सी से कनाडा। और चाइना नहीं लगाओगे? अच्छा बाद में लगाओगे। एफ से इंग्लैंड। नाम सब याद, इसमें नाम सब ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। इसमें तुमको खाली ये याद रखना है कि कौन सा बड़ा कंट्री ऐसा है जो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि बाकी बड़े बड़े इकोनॉमीज जितने भी है वर्ल्ड के सब इसके पार्ट है। इस वाले सी से, अच्छा लास्ट में लिखोगे चाइना। इस वाले आई से यस इट्स इटली। इस वाले एम से, ओ ये अब का तो किया ही नहीं हम लोगों ने, अच्छा मैंने बता दिया था। इट्स अर्जेंटीना एंड ब्राजील, दोनों साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं। एम से इट्स मेक्सिको। मेक्सिको से याद आया। इस ई से इंग्लैंड। यूके लिखा है हम लोगों ने, इंग्लैंड अलग से नहीं लिखना है। फॉर ई इट इज यूरोपियन यूनियन। ठीक है, सो द थिंग इज क्या याद रखना है? गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है, जॉब करती है, क्या करती है, कुछ भी करती है, अपना लगा लेना। बट गुरुजी सीता अब SSC FCI में, इसी ट्रिक को लगा करके सारे कंट्रीज को याद रख सकते हो। तुमसे इस दुनिया में कोई नहीं पूछेगा कि कंट्रीज कौन से इसके मेंबर हैं। यूरोपियन यूनियन के अंडर में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। यूके को छोड़ करके बाकी सभी कंट्रीज जितने भी हैं यूरोप के सभी कंट्रीज आते हैं इसमें। हाँ यही तो चीज है कि फ्रांस को भी मैंने डाला हुआ है यहाँ पर, इटली को भी डाला हुआ है। दे आर एज अ सिंगल पार्टी। उसका गवर्नमेंट का हेड इसमें आता है, लेकिन अभी मैं उसको तो नहीं डाल सकता। ब्रुसेल्स कहां का कैपिटल है? देखा, कैपिटल याद है, कंट्री में भूल रहा हूं। बेल्जियम को तो नहीं डाल सकता मैं अभी, क्योंकि बेल्जियम तो मेंबर बनना चाहिए। बेल्जियम तो मेंबर है नहीं। मैंने क्या किया? इटली को एज ए मेंबर बनाया। मैंने क्या किया? फ्रांस को एज ए मेंबर बनाया। बिकॉज मैं चाहता हूं कि उसका गवर्नमेंट का जो हेड है एज ए पार्ट रहे इसमें, क्योंकि फ्रांस का इकोनॉमी यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमी से भी बड़ा है साइज में। अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो जर्मनी का इकोनॉमी कितना बड़ा है, तो उसको एज ए अलग पार्ट रखेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी सर्व होगा ना इसमें ना। ये तो हो गया ये चीज ना। और एक चीज देखना, ये हो गया मेरे G20 के मेंबर्स। अब ये G20 के मेंबर्स जो थे, अब मैंने तो बताया कि एशियन टाइगर्स थे।
अब एशियन टाइगर्स इसमें से हम लोग किसको किसको बोलेंगे? सबसे पहला तो चलो इंडिया है, दूसरा चाइना है, उसके बाद चाइना हो गया, इंडिया हो गया, उसके बाद कौन है? सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया है, ये सब देश हैं अपना ना। हम लोग को मेंबर से कोई मतलब नहीं है। अब ये मतलब है कि 2008 में एक बार फिर से वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है। 2008 में इस देश में एक बार फिर से, इस देश में मतलब इस पूरे वर्ल्ड में एक बार फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है। इस 2008 से पहले ये कैसा हुआ करता था? सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स का ही एक फोरम हुआ करता था, ठीक। 2008 में क्या हुआ कि फिर से जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं द लेमैन ब्रदर्स, जो लेमैन ब्रदर्स एक रियल एस्टेट एजेंट्स थे, लेमैन ब्रदर्स रियल एस्टेट एजेंट्स थे, उन्होंने स्ट्राइक किया था। उसके बाद पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी क्या हुआ था? धीरे धीरे डूब गया था। तो 2008 में आकर के क्या हुआ, इसको एक लिख लो इस चीज को, 2008 में आकर के इसको एक हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नर का एक क्या बोलता है, इस लेवल का हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नर लेवल का मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। एनी क्वेश्चन? मतलब उनको ये लगता था कि अब तो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नर ही सही सही डिस्कशन कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका प्रेसिडेंसी कैसे मिलता है? प्रेसिडेंट में याद रखोगे देयर इज अ थिंग कॉल्ड दी ट्रोइका। अब ये ट्रोइका मतलब, चाइना ने कुछ दिन पहले जो सबसे पहला, क्यों इंडिया ने क्यों ये भारत ये वाला टर्म फिर से क्यों भड़का दिया है? चाइना को भड़काने के लिए। चाइना ने कुछ दिन पहले क्या किया था? वसुधैव कुटुंबकम लिखा है G20 के लोगों में। चाइना ने बोला संस्कृत इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बाय यूनाइटेड नेशंस, चाइनीज इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बाय यूनाइटेड नेशंस। तो उसने बोला कि कैसे एक नॉन रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज कैसे एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का पार्ट हो सकता है। बट उसमें तो इंडिया ने बोल दिया कि मैंने संस्कृत तो दिया बट मैंने इंग्लिश भी तो दिया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इंडिया ने क्या किया, अब तेरे को वसुधैव कुटुंबकम से प्रॉब्लम है, ठीक है मैं भारत लिख दूंगा, तू कुछ भी करता रहे, ठीक है ना। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो मैंने बताया, कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन का? ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन में कौन सा लैंग्वेज चलता है, मतलब एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज? हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लैंग्वेज क्या है? क्या है? मैंडरीन, मतलब चाइनीज का जो एक्चुअल वर्जन है वी कॉल इट मैंडरीन। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाला लैंग्वेज मैंडरीन। तो यूएन रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज क्या क्या है लिख के रख दो। वहीं से ये पूरा झमेला स्टार्ट हुआ था, ये भारत इंडिया वाला। देखना कहां से कहां तक कनेक्ट कर सकते हो। यूएन रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस आर, सबसे पहला तो चाइनीज, ब्रैकेट में लिखना ना मैंडरीन, उसके बाद देखा, इसीलिए हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है फिर भी हम लोग हिंदी, हाँ अब बोले भी क्यों, चाहिए भी नहीं बोलना, सबका अपना अपना लैंग्वेज है अपने यहाँ पे। तेरा वाला हिंदी मतलब मान ले नॉर्थ में भी नॉर्थ वाला हिंदी, हाँ बिहार वाला हिंदी फिर ऐसा रहेगा राजस्थान वाले को समझ में नहीं आएगा, भोजपुरी वाला स्टार्ट कर दे बोलना तो डायलेक्ट है, दीज आर नॉट लैंग्वेजेस। नाउ इंग्लिश है। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में यूज होता है, दैट इज अरेबिक। उर्दू नहीं, उर्दू तो कहाँ बोला जाता है, उर्दू तो बोलचाल का लैंग्वेज कुछ देशों में है बस। इंडिया में यूज होता है, पाकिस्तान में यूज होता है, कुछ अफगानिस्तान में यूज होता है, बाकी उर्दू कहाँ पे है? और उर्दू तो नहीं है, इट्स अरेबिक।
एक्चुअल में इस्लाम का लैंग्वेज भी तो क्या है, वो अरेबिक ही है। हाँ, इट्स अरेबिक। उर्दू में कहां लिखा है? उर्दू लगता है उर्दू जैसा, इट्स अरेबिक। ले, गलती हो गया मेरे से। हाँ हाँ हाँ, मतलब साइबेरियन लोग अपना डायलेक्ट है, हमारे जैसा है, उसका भी डायलेक्ट है अलग अलग। हाँ, वो यूक्रेन, उसका तो लैंग्वेज अलग है ना, यूक्रेनियन हो, पोलिश हो, सब अलग लैंग्वेज है। डायलेक्ट बोल रहा हूं मैं। हाँ, तू जो बोल रहा था कि सबका डायलेक्ट अलग अलग है। अच्छा, रशियन हो गया, फ्रेंच देखा। इंडिया, मतलब क्यों मैं ये लिख रहा हूं, इतना कुछ बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट में जाकर के एक बात बताऊंगा, उसी से पता चल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो वर्ल्ड के बहुत देशों में बोला जाता है। देखो, इसमें ऐसा फैक्टर नहीं है कि जो यूएन में ज्यादा पैसा देता है। इसमें ऐसा है कि जो वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट देशों में बोला जाता है, बहुत सारे देशों में बोला है। हिंदी क्यों नहीं है? बिकॉज हिंदी सिर्फ इंडिया में बोला जाता है, इंडिया में भी छोटे से पार्ट में बोला जाता है ना, सिर्फ नॉर्दर्न वाले बेल्ट में बोला जाता है। अब क्योंकि इंग्लिश है जो बहुत सारे देशों में बोला जाता है। अब चाइनीज, अब बहुत सारे देशों में तो नहीं बोला जाता है, लेकिन एक ही देशों में बहुत सारे लोगों द्वारा बोला जाता है। फ्रेंच, फ्रेंच बहुत लोग बोलते हैं, सिर्फ फ्रांस में नहीं बोलते हैं। फ्रांस का जो कॉलोनीज वगैरह था अलग अलग देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वहां पर भी बोला जाता है। स्पेनिश जो एक और लैंग्वेज है, वो भी बहुत सारे लैटिन अमेरिकन देशों में बोला जाता है। लियोनेल मेसी, उसको स्पेनिश बढ़िया आता है, क्योंकि अर्जेंटीना वैसे देशों में स्पेनिश ही बोला जाता है। ठीक है ना। सो चाइनीज, इंग्लिश, अरेबिक, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश, 6 लैंग्वेजेस आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन। अब इसमें से कहीं पर भी वो नहीं था, तो इसीलिए लेकर के चाइना ने एक वो जारी किया कि संस्कृत कैसे हो सकता है, उससे हम लोग का कुछ नहीं लेना देना है। क्यों? क्योंकि ये वी आर पार्ट ऑफ द ट्रोइका नाउ। व्हाट इज ट्रोइका? ट्रोइका जो होता है वो एक 3 चीज का प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट इज जो पास्ट प्रेसिडेंसी रख चुके हैं। पास्ट प्रेसिडेंसी किसने रखा था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर किसने होस्ट किया था G20 समिट? सबसे मेरे को अच्छा लगा था, ऐसे बेलचा लेकर के सब पेड़ लगा रहे थे। जो बाइडेन भी लगा रहा है, मोदी जी भी लगा रहे हैं, इमानुएल मैक्रो भी लगा रहा है। बाली, बाली, इट्स इन बाली। देखना लास्ट ईयर का समिट, इंडिया का समिट तो बहुत अच्छा होने वाला है। कहां पे होगा इंडिया का मीटिंग? मीटिंग प्लेस कौन सा है? G20 का एक्चुअल मीटिंग कहां पे होगा? जो फाइनल मीटिंग, अभी तो ऐसे गुवाहाटी में भी मीटिंग हुआ है कुछ दिन पहले, है ना। 100वां मीटिंग कहां पे हुआ है? 100th मीटिंग वाज हेल्ड इन वाराणसी। ये सब छोटा छोटा चीज है, पर जानोगे तो अच्छा लगता है ना। शाहरुख खान कौन सा मूवी आ रहा है, उसका डायरेक्टर कौन है, उससे ज्यादा जानकारी इसमें रखो तो मजा आएगा। जवान में कौन सा गाना है? बाली, बाली इज इन, बाली इज इन नदी बोलेगा, इंडोनेशिया। Indonesia. Indonesia had the opportunity to hold this meeting in 2022. अभी किसके पास है? India. इंडिया के पास है। इंडिया में भी कौन सा जगह होस्ट कर, जैसे हम लोगों ने बाली लिखा, बाली इज अ प्लेस, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट्स इन न्यू दिल्ली, है ना। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भी कहां पे होगा? No, no, no. न्यू दिल्ली में भी कौन सी जगह पे होगा? कुछ दिनों पहले ही मोदी जी ने ऐसा ड्रोन वोन उड़ा करके उद्घाटन किया। क्या देखते हो मोबाइल में? कब छोड़ दो। इट्स नोन एज भारत मंडपम। इट इज भारत मंडपम में ये मीटिंग होगा। हाँ, इनॉग्रेशन किया था कुछ दिन पहले। हाँ, भारत मंडपम मस्त बना है, एकदम ऐसा स्टेडियम जैसा है, इतना सुंदर है। साइड में कोई एक रहा था। भारत मंडपम जाओ। तो इंडिया, अब इसके बाद किसको मिलेगा प्रेसिडेंसी? वेदत्रोई किसको मिलेगा? ब्राजील को मिलेगा, है ना। इसके बाद मिलेगा ब्राजील को। तो दिस इज नोन एज द ट्रोइका। अब ये क्यों ट्रोइका बना हुआ है? क्योंकि ये एक कोऑपरेशन में काम करता है। इससे इसके पास आए, इससे इसके पास जाएगा। ये जो प्रेसिडेंसी है ना, इसको निकालने के लिए 5 अलग ग्रुपिंग्स हैं, मतलब 5 दूसरे ग्रुपिंग्स है। जैसे मान लो साउथ अमेरिका के कंट्रीज का अलग ग्रुपिंग्स है, नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज का अलग ग्रुपिंग्स है। फॉर एग्जांपल कनाडा हो जाए, यूएस हो जाए, मेक्सिको हो जाए, उनका एक ग्रुपिंग है। उसमें से ये लोग नेगोशिएट करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंसी किसको मिलेगा? जैसे
इंडोनेशिया को मिला, उसके बाद इंडिया को मिला, अब ब्राजील को मिला, अब उसके बाद किसी और कंट्री को मिलेगा, तब ब्राजील इस ट्रोइका मतलब बाली इस ट्रोइका का पार्ट नहीं रहेगा। सो इट इज नोन एज द ट्रोइका। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, ये फिर ऐसा भी है कि गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट करते हैं, फॉर एग्जांपल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, इन सब को भी करता है। हाँ, अच्छा, इसका फंक्शनिंग में दो पैरेलल ट्रैक्स से हम लोग बोलते हैं। पैरेलल ट्रैक्स जो है, एक होता है शेरपा ट्रैक। व्हाट इज शेरपा ट्रैक? शेरपा ट्रैक होता है इंडिविजुअल्स मतलब मान लो जो लीडर्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं मीटिंग के लिए, वो होता है शेरपा ट्रैक। एक होता है फिनेंस ट्रैक। इतना डिटेल में मत जाओ, बस समझ के रखो कि व्हाट इज शेरपा ट्रैक। जैसे शेरपा जो पहला शेरपा मीटिंग था इंडिया में जो हुआ था, उसको हेड किया था अमिताभ कांत ने। हु इज अमिताभ कांत? हु इज अमिताभ कांत? उस समय नीति आयोग के चेयरमैन हुआ करते थे, है ना। उस समय जब मीटिंग हुआ था 2022 में दिसंबर में शायद, जब से स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी इंडिया में जब न्यू दिल्ली में मीटिंग खत्म हो जाएगा और जब बैटन है मतलब एक हथौड़ा जैसा चीज होता है, जब वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा, उसके बाद से एवरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ G20 हेल्ड्स विद दैट कंट्री ओनली। उसके बाद से इंडिया का सब रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, है ना। अब जब जब मीटिंग होगा इंडिया में, तब तक जैसे मीटिंग हुआ, जैसे गुवाहाटी में हुआ, गुवाहाटी में मतलब फर्स्ट G20 का जो नया चीज था, दैट वाज कॉल्ड एज द Y20 और द यूथ 20 समिट। कहाँ पे हुआ था? IIT गुवाहाटी में हुआ था, है ना। ये इससे पहले कहीं पर भी नहीं हुआ, ये द फर्स्ट समिट, इसलिए बोला जाता है Y20 इंसेप्शन मीटिंग यहाँ पे हुआ था। इंसेप्शन मतलब जो स्टार्टिंग होता है, किसी भी चीज का जो स्टार्टिंग होता है वो इसी बेसिस पे होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और, दो ट्रैक जो है, हम लोग ट्रैक क्यों बोलते हैं इस चीज को? बिकॉज एक होता है दी शेरपा ट्रैक। अब एक दिन में मीटिंग करेंगे, अब एक दो दिन में मीटिंग होता है ना, G20 का मीटिंग एक दो दिन का होगा। अब ये जो पूरा पॉलिसी फॉर्मेशन है वो एक दो दिन में हो जाएगा पूरा कंप्लीट? इट इज नॉट पॉसिबल, एक दो दिन में करना ही पॉसिबल नहीं है। तो जो शेरपा ट्रैक है और जो फिनेंस ट्रैक है, ये दोनों जो है पैरेलल ट्रैक्स है, जो बाकी पूरे साल में जो मीटिंग्स होते हैं उसको ट्रैक रखते हैं। ट्रैक मींस कि एक ट्रैक पे चले। ट्रैक पे चलता है तो क्या होता है? एक बैलेंस बना रहता है ना। कोई भी चीज ट्रैक पे चलता है तो उसका एक बैलेंस बना रहता है। तो शेरपा ट्रैक और फिनेंस ट्रैक दो अलग अलग चीजें ना। व्हाट इज शेरपा ट्रैक? इसमें लिख लोगे शेरपास जो है, व्हाट आर शेरपास? एक्चुअल में शेरपा कौन होता है? अच्छा, ट्राइब है, चलो हाँ, शेरपास आर वन टाइप ऑफ ट्राइब। लेकिन शेरपा का काम क्या होता है? ब्राह्मण आर अ काइंड ऑफ ट्राइब। उनका काम क्या होता है? जब एवरेस्ट में जाते हैं तो विदाउट ऑक्सीजन वगैरह भी वो लोग पूरा चले जाते हैं वहां तक। अभी तो चलो ऑक्सीजन लेके जाते हैं। व्हाट आर शेरपास? तो शेरपास आर एक्चुअल में इस केस में दे आर पर्सनल एमिसरीज ऑफ हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। पर्सनल एमिसरीज। व्हाट आर एमिसरीज? एमिसरीज आर सीधा सीधा बात है कि हेल्पर्स है या रिप्रेजेंटेटिव्स है। एमिसरीज ऑफ लीडर्स, ऐसे लिख लो। दिस आर शेरपास। उनका जब मीटिंग होता है, फॉर एग्जांपल जिसको भी वो भेजेंगे, कोई मिनिस्टर जा सकता है। अच्छा, इस पे भी कौन जा सकता है फिर इंडिया से? इंडिया से जो कैबिनेट लेवल का मेंबर होगा। कैबिनेट लेवल का मेंबर मतलब जैसे CEO ऑफ नीति आयोग है, उसको कैबिनेट लेवल का मेंबर बनाया गया। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, फिनेंस मिनिस्टर जा सकता है, रेलवे मिनिस्टर जा सकता है, तो मिनिस्टर्स लोग जा सकते हैं। ये इसका काम क्या है? ये काम करता है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे। सोशियो इकोनॉमिक इशू मतलब पॉवर्टी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया,
अनरेस्ट हो गया किसी भी तरीके का, एग्रीकल्चर हो गया, एंटी करप्शन हो गया, छोटा छोटा चीज के लिख के रख देना, एंटी करप्शन हो जाए, क्योंकि एंटी करप्शन में सबसे ज्यादा आगे कौन है G20 कंट्रीज में? एंटी करप्शन में, जहां करप्शन बहुत कम है, इट्स अ करप्शन लेस कंट्री बोला जाता है उसको। कौन सा? एनीवन? सिंगापुर। सिंगापुर इज अ कंट्री जहां पर करप्शन बहुत कम है। बाकी लोग सीखते हैं सिंगापुर से कि वहां करप्शन इतना कम क्यों है, इतना ट्रांसपेरेंसी है वहां पर, ठीक है ना। सो एंटी करप्शन फिर हो गया। डिजिटल पेमेंट वाला जो काम है, अभी जो डिजिटल पेमेंट का बात चल रहा है कि G20 कंट्रीज में डिजिटल पेमेंट्स को चालू किया जाए। फॉर एग्जांपल यूपीआई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? ऐसा मार मारेंगे। Unified Payment Interface. वेरी नाइस, एटलीस्ट समवन इज देयर। यूपीआई यूपीआई रोज कर रहे, इट्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। किसने बनाया ये? इंडिया ने बनाया। इंडिया में किसने बनाया? बाहर के लोग बोलेंगे इंडिया ने बनाया, हम लोग बोलेंगे इंडिया में बनाया किसने? बाहर के लोग बोलेंगे कि प्रिया की मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन कोई हेल्प तो करता होगा, सब्जी वब्जी प्रिया सब्जी काट कर देती होगी, उसका दीदी कुछ हेल्प करती होगी। तो यहाँ पर हेल्प किसने किया? आज ये होमवर्क है, देखना। दो चीज है, दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया है। इसमें बैंक का एक नहीं बताऊंगा, देखना। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंक का ऑर्गेनाइजेशन है, और एक आरबीआई, RBI और द नेशनल ना है এটা আৰু এটা আছে চাই লবাচোন। এসোসিয়েশন অফ ব্যাংকস নেকি? নেশনাল এসোসিয়েশন অফ ব্যাংকস এনেকুৱা কিবা আছে এটা। National Payment না এটা তো Payment আছে, Corporation এনপিসিআই তো আছে, ন্যাশনাল পেমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া তো আছে। ও হ্যাঁ, এনপিসিআই এন্ড দি ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ ব্যাংকস আই থিংক। एंड द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। सो यूपीआई को दो लोगों ने मिलकर के बनाया। एक है द एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड द इंडियन एसोसिएशन ऑफ बैंक्स। इन लोगों ने मिलकर के डेवलप किया, बनाया तो किसी और ने है, इसको डेवलप किया है। एनपीसीआई मतलब नेशनल, उसमें लिखा ही रहता है एनपीसीआई का तो लोगो रहता ही है जहां पर भी यूपीआई रहता है। हाँ नीचे देखना, एंड द इंडियन एसोसिएशन ऑफ बैंक्स, इन लोगों ने मिलकर के बनाया। अब डिजिटल पेमेंट्स, एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर, कुछ भी है, इट गोज अंडर द शेरपा ट्रैक। इसमें क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, एमिसरीज को भेजते हैं। ये एमिसरीज जो टर्म है ये G20 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये पूरे साल जो भी एजेंडा में डिस्कशन होते हैं उसके लिए क्या करता है, जैसे अभी लोग आएंगे तो सभी लीडर्स जब आएंगे एग्रीमेंट्स पे साइन करेंगे। एग्रीमेंट्स बनाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा कि सभी राजी हैं, चलो करते हैं साइन। तो जब बड़े लीडर्स आएंगे, जब समिट लेवल का कॉन्फ्रेंस होगा, जैसे मैंने समिट बताया था, तब उसमें से कौन सा एग्रीमेंट साइन होगा, कौन सा नहीं होगा, ये सब डील होता है इसमें, शेरपा ट्रैक में। नाउ फिनेंस ट्रैक क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, फिनेंस ट्रैक जो है ये 4 बार मिलता है सालों में। 2 मीटिंग जो है इसका, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जब मीटिंग होता है उसके साथ अलाई करता है। बाकी जो 2 मीटिंग है वो अलग टाइम पे होता है। इसका काम क्या है? इसका काम जो G20 का शुरू से काम था, क्या था? फिनेंस मिनिस्टर्स एंड गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक्स, उनका मीटिंग होता है इसमें, और इसमें फिनेंस का ही ट्रैक रखा जाता है। फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी कैसा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कैसा होगा, ग्लोबल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, इन सब के बारे में इसमें बात होता है। अच्छा, इसका मेन ऑफिस कहां पे है G20 का? जैसे आसियान का तो मैंने बता दिया, कहां पे है? इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी, सब गजनी बन के बैठता है क्लास में। अभी बताया मैंने, इंडोनेशिया में कहां पे है? इट्स इन जकार्ता। कभी कभी मन करता है मैं सबको बोलूं दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जकार्ता, यस, वो तो मैं बताने के बाद तूने इंडोनेशिया बताया, हाँ, इसको हाफ मार्क्स मिलना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सार्क का कहां पे है? काठमांडू में। अच्छा, काठमांडू में है सार्क का, आसियान का है। G20 का कहां पे है?
G20 का कहां पे है? सबसे पहला चीज, देयर इज नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, नहीं है ऐसा कोई परमानेंट सेक्रेटरी, कोई ऑफिस नहीं बना है। हाँ, परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है इसका। क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, बाकी सबका क्यों है, ये समझना पहले जरूरी है। बिकॉज बाकी सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मीटिंग्स जो है, क्योंकि इसी वजह से इसका जो प्रेसिडेंसी है वो ट्रांसफर होता रहता है हर साल। तो हर साल क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज क्या करते हैं, इसको होस्ट करते हैं। अगर इसका जैसे यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरीट कहां पे है, जनरल असेंबली कहां पे है, जहां पे वर्ल्ड के बहुत सारे उसका है, IMF वर्ल्ड बैंक भी वहीं पे है। कहां पे है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? न्यूयॉर्क। आधा गुस्सा, न्यूयॉर्क जनरल असेंबली है, तो वहां पर सब मीटिंग्स वगैरह होते हैं। इसमें क्या फायदा है कि इसमें घूम घूम करके हो सकता है, जैसे कुछ लोग आजकल क्या करते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेंटर एलोकेशन आता है तो बहुत दूर दूर सेंटर एलोकेशन मारते हैं ताकि थोड़ा घूम के आ पाए। तुम लोग तो गुवाहाटी में हो, गुवाहाटी में ही दोगे। बाहर के लोग जानबूझ करके, जब लोग घूमने नहीं दे रहे, अब जा घर में बोलोगे मेरे को घूमने जाना है गुवाहाटी, कोई नहीं देगा। मतलब जो बाहर रहता है, तुम लोग क्या गुवाहाटी में घूमोगे, यहाँ 10 रुपए दोगे, 15 रुपए दोगे, गुवाहाटी पहुंच जाओगे। बाहर वाले लोग, वो लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फॉर्म फिलअप करते हैं और गुवाहाटी सेंटर मारते हैं। अरे देखोगे उन लोग का हालत बिंदास, पढ़ाई पड़ेगा, एग्जाम तो बाद में आया, पहले घूमेगा, वशिष्ठ हो जाएगा, शुक्रेश हो जाएगा, कामाख्या जाएगा, घूम घाम के आएगा। गुवाहाटी में कुछ है ही नहीं, गुवाहाटी वाले लोग बोल रहे हैं, आउट ऑफ गुवाहाटी पीपल्स, गुवाहाटी में कुछ है ही नहीं, ऐसा बोला जा रहा है ना। पहला प्रॉब्लम, देयर इज नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होता है कि साल भर का जो मीटिंग्स हैं, कोई ऑफिस इसका है नहीं। अच्छा, एक दूसरा इसका प्रॉब्लम है कि इसमें डिफिकल्टी है कॉन्सेंसस में। कॉन्सेंसस मतलब क्या होता है कि जैसे इंडिया का डिफिकल्टी इन कॉन्सेंसस, जो इंडिया है वो चाइना के साथ उसका बात सब मिलेगा क्या? अच्छा, स्पेलिंग सही से लिख देता हूं मैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जो इंडिया है उसके साथ चाइना का जो इंटरेस्ट है वो मैच करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना। जैसे डिजिटल पेमेंट्स है, उसमें चाइना को वो पसंद नहीं हो, चाइना को, क्योंकि इंडिया जो है डिजिटल पेमेंट्स में पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकता है। उसने जो चीज बना लिया है, चाइना भी नहीं बना पाया वो चीज, है ना। आजकल नया मीम शेयर कर रहे हैं ना मिनिस्टर लोग, वो जो आंटी है वो सब्जी तोलते रहती है ऐसा करके, तो वो सब्जी बोलते हैं कहाँ है तुम्हारा UPI, तो जिस वो गमले में सब्जी तोलती है उसी को लेकर के ऐसे दिखा देती है कि उसी के नीचे लगा होता है QR कोड, है ना। तो द थिंग इज कि ये सब कॉन्सेंसस में एक डिफिकल्टी है। जैसे मेक्सिको के साथ US का मिलेगा क्या? कुछ पसंद ही नहीं आएगा एक दूसरे को। ब्राजील के साथ अर्जेंटीना का झमेला रहता है, उतना भी नहीं है, हमारे इंडिया पाकिस्तान जैसा नहीं है, ठीक है ना। अब इंडिया है उसमें, फिर अच्छा और एक चीज देखो, उसमें सऊदी अरेबिया है, G20 में सऊदी अरेबिया है। अब सऊदी अरेबिया के साथ साथ फिर मेक्सिको भी है, दोनों ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, दोनों में झमेला लगा रहता है, ठीक है। और भी बहुत सारे कंट्रीज है जिसपे कॉन्सेंसस नहीं बन पाता, लेकिन मेनली इंडिया और चाइना ही अपने को देखना है ना। डिसीजन जो है वो नॉन बाइंडिंग है। जैसे UN अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो बाइंडिंग डिसीजन होता है। बाइंडिंग मतलब मानना ही पड़ेगा। यहां पे अगर तुम कोई डिसीजन ले लो तो वो मानना ही पड़ेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। डीमेरिट्स, हाँ ऐसा बोल सकते हैं हम लोग की, डीमेरिट्स नहीं मतलब ड्रॉबैक्स, डीमेरिट्स नहीं, हम लोग ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सो बाकी डीमेरिट्स एंड ड्रॉबैक्स मैं एक नोट्स दे दूंगा, उसमें मिल जाएगा सबको, ठीक है ना। चलो एक और चीज के बारे में जो साइंस एंड टेक का टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। साइंस एंड टेक का जो टॉपिक है दैट इज आदित्य L1, नाम सुने हो? व्हाट इज आदित्य L1? Solar mission of ISRO. The first solar mission of ISRO. Why it is called the Aditya L1? There are various L points, so L1 is on. Very nice, very nice, very true.
नॉन बाइंडिंग डिसीजन माने G20 में जो भी डिसीजन लिया जाता है दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर, माने ऐसा नहीं है कि जो डिसीजन ले रहा है उसको मानना ही पड़ेगा तुमको। जो भी कंट्रीज हैं दे आर नॉन बाइंडेड, बाउंड नहीं है कि मानना ही पड़ेगा उसको। नाउ व्हाट इज कॉल्ड द आदित्य L1। L1 समझने के लिए जो सबसे पहला चीज समझना है वो है कि व्हाट इज आदित्य। लिख लो, इट इज द फर्स्ट सोलर मिशन। सोलर मिशन मतलब क्या? सन को स्टडी करने के लिए। बस लग गया मेरे को भी, ठीक है ना। इस सन को स्टडी करने के लिए एक फर्स्ट ऐसा मिशन है। कौन सा रॉकेट यूज किया गया? कौन सा रॉकेट यूज किया गया? इट इज दी PSLV। अब व्हाट इज PSLV? इसका एक और वर्जन होता था GSLV, है ना, GSLV। दिस इज PSLV। और PSLV में भी जो वर्जन है दैट इज C57 रॉकेट, ये PSLV का। दिस इज द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड व्हाट इज GSLV? ग्लोबल सैटेलाइट ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पढ़ लो मैं, मैंने बोला था ना ऐसे ही कुछ है। GSLV मतलब शायद जियो स्टेशनरी, जो भी हो देख लेना बाद में, या ग्लोबल। तो ये दिस रॉकेट वाज यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है इसमें कि कितना डिस्टेंस से स्टडी किया जाएगा। 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस से सन को स्टडी किया जाएगा। 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस से स्टडी किया जाएगा। अब ये बात है कि जो L1 है, ये L1 जो है इट इज एक्चुअली नोन एज द लैग्रेंज पॉइंट। देयर आर 5 जनरली लैग्रेंज पॉइंट इन दिस यूनिवर्स। तो ये L1 इसीलिए बोला जाता है बिकॉज ये स्टडी करेगा कहां से? फ्रॉम द लैग्रेंज पॉइंट 1। लैग्रेंज पॉइंट माने कि आई एम टेलिंग व्हाट इज। तो इस पे लिख लो कि इट विल बी प्लेस्ड, ऐसा लिख लो, प्लेस्ड इन Lagrange point 1 in the Lagrange point 1 orbit, in the Lagrange point 1 orbit in the sun earth, in the sun earth system। समझना हम लोगों को इसी में है, समझना अपने को इसी में है कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है एक्चुअल में, है ना। इक्विलिब्रियम ग्रेविटेशनल पॉइंट। हाँ, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस मिनिमम होते हैं। मतलब वहां पर फ्लक्चुएटिंग ऑर्बिट नहीं रहेगा उसका, मतलब किसी भी एक बॉडी के इन्फ्लुएंस में आकर के उसका ऑर्बिट चेंज नहीं हो जाएगा कभी भी। तो एक इंसान था, उसका नाम था भूल रहा हूं मैं, his name was Lagrange, but चलो ये लिख लो, what is Lagrange point? इसे लिख लो, what is Lagrange point? इसे 1 मत लिखना, there are 5 points actually। लिख लो, Lagrange points are special points या special place या special position, कुछ भी points, position। Lagrange points are special position in space। स्पेस में एक पोजीशन है, इन स्पेस एक डायग्राम बनाओगे, साइड में एक जगह छोड़ दो ना, अच्छा रहेगा। पोजीशन इन स्पेस वेयर, जहां पर ज्योत, स्पेस वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स, इंट्रोडक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चीज में। स्पेशल पोजीशन इन स्पेस वेयर
अच्छा, मैं कभी कभी चीजें नहीं लिखता हूं, मैं जो बोलता हूं वो लिखना, मैं जो लिखता हूं वो लिखने मत लग जाना। Lagrange points are special position in space where gravitational force between two large orbiting bodies या two orbiting bodies, large orbiting बोलना सही रहेगा, two large orbiting bodies balance each other। कुछ लोग लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, नहीं, एक्चुअल में बैलेंस करता है दो। ऐसा एक जगह है जहां पर वो बैलेंस करता है, कैसा? चलो, ठीक है। अभी L1 पॉइंट कहां पे है? अर्थ का, अर्थ मतलब सन और अर्थ के शैडो, मतलब दिस इज सन, दिस इज सन अगर है तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स इन इट। हाँ, ले जाओ, हाँ वैसे रुक जा, सन विल बी हियर, मैं भी गलत बना देता हूं। एक पॉइंट होगा जो सन को पार करके जाएगा, बाद में एक और डायग्राम बनाओगे। एक होता है जो सन को पार करके, मतलब अर्थ और सन के शैडो के पीछे। एक होता है जो अर्थ, दिस इज सन, ऐसा लिख लेना, दिस इज अर्थ, अच्छा ये तो बन गया ना। एक और बनाओगे जिसमें सिर्फ पॉइंट्स लगाओगे, ऐसा बना लेना एक, योर अर्थ विल बी हियर, छोटा सा अर्थ बनाना, सन ऐसा बड़ा सा बनाना, पता चल जाएगा। और इसमें दिस विल बी योर L2 पॉइंट, L2 पॉइंट जो अर्थ के, सन ये है, मान लो ये अर्थ है, उसके शैडो पॉइंट में रहता है एकदम, दिस इज कॉल्ड एज दी L2 पॉइंट। अगर ये L2 पॉइंट है तो L1 कहाँ रहना चाहिए? नहीं, लास्ट वन में नहीं, ये L1 यहां पे रहेगा। और इसी पॉइंट से क्या होगा, जो आदित्य है वो इस ऑर्बिट में रहेगा, मतलब सन और अर्थ के एक ऐसे पॉइंट में जहां उसका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा बैलेंस्ड है। L2 कहां से आया? ये अर्थ है, मान लो दिस इज माय अर्थ, तो ये सन है, अर्थ है, तो उसके पीछे रहेगा ये, जब ये उधर चला जाएगा तो ये उसके पीछे चला जाएगा, मतलब ये शैडो जोन में है, सन अर्थ शैडो जोन बोलते हैं हम लोग इसको। एक और पॉइंट है जो सन को पार करके है, दैट इज कॉल्ड दी L3 पॉइंट, जो सन को पार करके पॉइंट है, मतलब अर्थ है, सन है, और उसके बीच में जो है, मतलब दूर में फारदेस्ट पॉइंट जो है, ठीक है। এইটো এজন মানুহ আছিল, তাৰ নামটো মই পাহৰিলোঁ ৰবা। हाँ, हिज नेम इज, अच्छा पहले डायग्राम बना लो उसके बाद मैं बता रहा हूँ। एक और पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके बनता है, दैट इज कॉल्ड दी L4, एंड दोनों पॉइंट्स को मिला करके बनता है L5। सो दीज आर 5 पॉइंट्स, 5 लैग्रेंज पॉइंट्स। आदित्य L1 इज इन दिस पॉइंट, इस पॉइंट में L1 पॉइंट में, जो अर्थ और सन के बीच में है पॉइंट। तो इसमें क्या होगा ना, तो ये नहीं, वही L1 का मतलब ये नहीं, लेवल 1 नहीं है, तो L1 का मतलब, हाँ दिस इज नॉट लेवल 1, दिस इज द पॉइंट, मतलब ये अगर ऑर्बिट है उसका, मान लो सन और अर्थ दोनों ऑर्बिट कर रहे हैं एक दूसरे का, तो ये भी ऑर्बिट करेगा, घूमेगा साथ में। पहले तो ये एक, मतलब ये अगर डिटेल में जाना चाहो तो PSLV रॉकेट का कभी भी 4th स्टेज जो है वो 2 बार नहीं काम करना स्टार्ट करता है, एक बार काम करता है, खत्म, पहुंचा देता है, खत्म हो जाता है। 4 स्टेज का रॉकेट है। इस बार 4th स्टेज को 2 बार फायर किया गया।
फोर्थ स्टेज वाज फायर 2 टाइम्स, ताकि उसको उस L1 पॉइंट तक लेके जाया जा सके, ठीक है ना। सो इतना दूर है वो L1 पॉइंट, फिर भी कितना दूर है सन से, 1.5 मिलियन किलोमीटर जो मैंने बताया। तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट से ऑर्बिट करेगा। इससे क्या होता है, ना तो अट्रैक्शन होता है किसके प्रति, हो सकता है कि अर्थ का ग्रेविटी उसको खींच ले कभी, नहीं तो सन का ग्रेविटी उसको खींच ले कभी, लेकिन इस पॉइंट में क्या होता है, किसी का भी ग्रेविटी ज्यादा इतना पावरफुल नहीं है कि खींच पाए, तो इससे ना तो अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन होता है। इसको किसने इन्वेंट किया था, इट वाज मतलब डिस्कवर्ड बाय जोसेफी लुइस लैग्रेंज। ठीक है ना, इसको और एक नाम से जाना जाता है, मतलब उन्होंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उन्होंने बताया था दी, इसका नाम दिया था उन लोगों ने, माने उन्होंने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इट इज कॉल्ड एज द जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम। 3 बॉडी प्रॉब्लम समझ में आ ही रहा होगा शायद। 3 बॉडी प्रॉब्लम क्या है, कि 3 बॉडीज जब स्पेस में घूमते हैं साथ में, तो उसमें से एक बॉडी क्या होता है, 2 बॉडी बाकी 2 बॉडीज के ग्रेविटेशनल फोर्स के इंपैक्ट में आ जाता है। तो उस इंपैक्ट से बचने के लिए देयर आर सम पॉइंट्स, उस पॉइंट में भी एक चीज को समझ लेना, और एक चीज, देयर आर सम अनस्टेबल पॉइंट्स। पॉइंट्स में लिख लेना इस चीज को, अच्छा पॉइंट्स में लिखोगे पॉइंट्स के बारे में। देयर आर सम अनस्टेबल पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल जो मेरे L1 L2 एंड L3 पॉइंट्स है, दे आर अनस्टेबल पॉइंट्स, उसको चेंज हो सकता है कभी भी, क्योंकि इन तीनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल पावर है वो कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, सो L1 L2 L3 आर अनस्टेबल पॉइंट्स, एंड स्टेबल पॉइंट्स क्या है इसमें, दे आर द L4 एंड L5। अच्छा, L1 जो पॉइंट है उसमें एक दूसरा चीज भी है, दैट इज कॉल्ड द सोलर ऑब्जर्वेटरी ऑफ, क्या, सोलर हीलियोसेंट्रिक ऑब्जर्वेटरी। अच्छा, एक नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप, नासा का एक टेलीस्कोप कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना था ना, जेम्स वेब टेलीस्कोप, दैट इज इन L2 पॉइंट, ये L2 पॉइंट में है। L1.2 কিহৰ পইণ্ট হয়? বিকজ চোৱা ন, ইয়াতে বেলেঞ্চ হৈ থাকে ছানৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল পাৱাৰ, আৰ্থৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল পাৱাৰ। এইটো যদি অকণমান ইফালে গেলে হয়, তেনেহ'লে আৰ্থৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল পাৱাৰ, মানে আৰ্থৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল যিটো ফিল্ড আছে তাৰ ভিতৰত আহি গ'লে হয় ন, অকণমান ইপিনে গ'লে কি হ'ব, ছানৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল যিটো আমাৰ ফ'ৰ্চ আছে তাত আহি যাব। টু সেভ দিছ, না তো এট্ৰেকশ্যন হ'ব না ৰিপালশ্যন হ'ব। ৰিপালশ্যনো হ'ব পাৰে ন, যেতিয়া মুভ কৰি আছে এটা বডি, তাৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফিল্ডৰ যদি এণ্টি গ্ৰেভিটিত আহি যায়, কি ক'ব, ৰিপল কৰিব, মানে ইট উইল গেট ডিষ্ট্ৰেক্টেড ফ্ৰম দিজ পইণ্টছ। না সেম হিয়াৰ, ইয়াতে ছানৰটো কাম নকৰে কিন্তু আৰ্থৰটো কাম কৰিব পাৰে, আৰ্থৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল পুলটো। সেম হেপেন্স হিয়াৰ অলছো, দিজ আৰ আৱাৰ পইণ্টছ। ठीक ना, इसमें लिख लो L2 पॉइंट का एक इंपॉर्टेंट है और L1 पॉइंट। L1 पॉइंट ऑल्सो हैज द SOHO और व्हाट वी कॉल एज द सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, उसी में घूमता है ना। इट्स द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा का एक सेट, इसमें लिख लो सोलर एंड heliospheric. What do you mean by helio? Something helio is, helio मतलब helio, anything related to sun, heliocentric model of this universe. So anything related to sun will be heliocentric. ठीक है। now इसमें से और एक पॉइंट लिख लेना कि जो L1 पॉइंट है, it also has the solar and heliospheric ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ये उसी में रहता है
जो L2 पॉइंट है उस पे क्या है, जो नासा और ईएसए का, व्हाट इज ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और जो नासा है उसका जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जिससे उसने ब्लैक होल का फोटो लिया था कुछ दिन पहले, जेम्स वेब टेलीस्कोप है। ये क्या होता है, उस जेम्स वेब टेलीस्कोप में मतलब वो उसी पॉइंट पे है, L2 पॉइंट पे है, इट इज इन दी L2 पॉइंट, मतलब फ्यूचर होम बनेगा, अभी तो प्लांक का होम है उसमें। चलो, सो ये है अपना आदित्य L1, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस अगर देखें, हम लोगों को सिग्निफिकेंस से मतलब है, इसका सिग्निफिकेंस अगर देखो तो सबसे पहला है कि सन को स्टडी करके अपने को क्या फायदा है। मैंने क्या लाइन खींचा था, स्ट्रेट एकदम, स्केल नहीं चाहिए अपने को, कभी कभी खुद को भी तारीफ कर लेना चाहिए, हमेशा खुद को तारीफ करना चाहिए, कभी कभी नहीं, खुद को तारीफ खुद किया करो, सेल्फ ऑब्सेस बन जाओ लाइफ में, दुनिया तुमको ऐसे तारीफ करने वाला है नहीं, खुद को खुद ही तारीफ करो। चलो ना, सिग्निफिकेंस लिख लो। सबसे पहला चीज है कि सोलर सिस्टम को समझने में हेल्प होगा। सिग्निफिकेंस क्या है कि अंडरस्टैंडिंग सोलर सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग सोलर सिस्टम, सबसे पहला सिग्निफिकेंस, अपने को सोलर सिस्टम के बारे में अलग अलग चीज जानकारी करने में अच्छा होगा, मतलब समझ में आएगा। नाउ अनदर थिंग इज कि इसमें हम लोगों को एडवांसमेंट इन सोलर फिजिक्स, एडवांसमेंट इन एस्ट्रोनॉमी बोल सकते हो या सोलर फिजिक्स की एडवांसमेंट इन सोलर फिजिक्स, एडवांसमेंट ADVANCEMENT लिख लेना फिर स्पेलिंग अच्छे से। एक हम लोगों को एनर्जी रिसर्च करने में मदद कर सकता है, सोलर एनर्जी बोल रहा हूँ, मतलब ऊपर से जब सैटेलाइट मैपिंग वगैरह होगा या सन के एनर्जी को हम लोग को और कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, उसको लेकर के हम लोग पढ़ाई ज़्यादा कर सकते हैं। एक दूसरा जो हो सकता है कि इम्प्रूव्ड सैटेलाइट ऑपरेशन, इम्प्रूव्ड सैटेलाइट ऑपरेशंस। So these are our significance of the Aditya L1 mission. ठीक है, एक G20 हो गया। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक जब हम लोग करेंगे, इट विल बी डन एवरी वीक, ठीक है ना, ये सही रहेगा। और हाँ, और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्लास আমি ব্রিক্স ডিসকাস কৰিম আৰু যেবিলাক আহিব, বাট ব্রিক্স উইল বি আৱাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট থিং এণ্ড উইল অলসো ডিসকাস বিকজ মোদীজি এতিয়া আহিব ক'ৰ পৰা, आसियान इंडिया समिट एंड ईस्ट एशिया समिटों पड़ा। जब मोदी जी वहाँ से आ जाएंगे तो अपने को मजा आएगा इसको पढ़ने में, है ना। और दूसरा जो चीज़ है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का बात चल रहा है, विल ऑल्सो स्टडी हाउ यूटीज कंडक्ट देयर इलेक्शन, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, मतलब स्टेट इलेक्शंस में क्या होता है, जो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो 2 इलेक्शन को कंडक्ट कराता है, 3-4 और इलेक्शन कराता है, बट फर्स्ट उसका काम होता है जनरल इलेक्शन को कराना। जनरल इलेक्शन मतलब, कॉपी बंद करो, सबको कॉपी बंद करो, ऑनलाइन वाला भी कॉपी बंद करो, जस्ट सुनने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये जो सेंट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका काम होता है जनरल इलेक्शन, मतलब लोकसभा का इलेक्शन करवाना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना, राज्यसभा का इलेक्शन करवाना, स्टेट जनरल असेंबलीज का इलेक्शन करवाना। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी में जनरल असेंबली है तो उसको कौन कंडक्ट करवाएगा? ऑफ कोर्स कौन कराएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही करवाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब जो सेंट्रल वाले में बैठा हुआ है, नेशनल इलेक्शन कमीशन में जो बैठा हुआ है। तो वो यूटीज में भी कौन सी यूटीज में असेंबलीज है, असेंबलीज मतलब विधानसभा है, पौंडीचेरी एंड न्यू दिल्ली, है ना, इन दोनों में। अब इसमें क्या होता है कि इसको भी फिर फुल फ्लेजेड पावर नहीं दिया रहता है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो किसके हाथ में होता है? सेंट्रल के हाथ में भी कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में होता है? जैसे दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है?
दिल्ली पुलिस इज अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री, है ना? Home Ministry. यस, एंड द इशू ऑफ सिक्योरिटी, जो स्टेट का जो सिक्योरिटी का होता है, बाकी स्टेट में द इशू ऑफ सिक्योरिटी लाइज विद द चीफ मिनिस्टर, बट इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज द इशू ऑफ सिक्योरिटी लाइज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना? क्योंकि Lieutenant Governor. इट्स अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर। बाकी सब सेम ही रहता है लगभग, बाकी सब पावर्स उनके पास होता है। इसलिए तो दिल्ली स्टेट जो बिल आया था कुछ दिन पहले, सॉरी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल, उसमें यही आया था कि हर काम करने के लिए अब से चीफ मिनिस्टर को लेफ्टिनेंट गवर्नर का परमिशन लेना पड़ेगा, हर काम करने के लिए, छोटा छोटा अपॉइंटमेंट्स के लिए भी। कहीं पर एग्रीकल्चर में कोई अगर वो करना चाहता है तो उसके लिए भी, छोटे छोटे चीजों के लिए। बट इट इज नॉट गुड। एक असेंबली है, लोगों ने वोट देकर के जिताया, इट मस्ट हैव द पावर टू डिसाइड इट्स ओन कोर्स, कैसे काम करेगा। लेकिन ऐसा भी है कि वो पावर फिर वो हो जाता है, अरविंद केजरीवाल इतना कुछ कर देगा तो कैसे चलेगा, डिसबैलेंस हो जाएगा ना। आई एम टॉकिंग दिस इन अ सार्कास्टिक वे, ठीक है ना? चलो, नाउ इट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड बट वी आर lieutenant. I don't know why we do that. Why we call lieutenant? Not, we don't call it lieutenant. जैसे ईरान है, I used to have one professor in my university. I can tell. He is, वो हिंदू में आर्टिकल्स भी लिखते हैं, द हिंदू में। His name is विवेक मिश्रा। फर्स्ट मैंने उनके मुंह से सुना था ईरान को, he used to pronounce it Iran. I was like Iran? मेरे को 2-3 दिन तो समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। फिर इट इज मिसाइल ना, कॉपी वॉपी बंद की हो ना, कोई कुछ लिखना नहीं, जस्ट लिसन। हमेशा लिखना ही है क्या, बात भी करने आया करो कभी भी ऐसे। ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मिसाइल। ही यूज्ड टू से मिजल्स, एंड मिजल्स मतलब क्या होता है, एक बीमारी भी है ना मीजल्स, जो पहले लोगों को होता था, हाम जिसको बोलते हैं बंगाली में, आई डोंट नो असमीज में क्या बोलते हैं, जिसे बीमारी कॉल मीजल्स। आजकल तो नहीं होता ये बीमारी, बहुत कम होता है बच्चों में, पहले होता था। तो मेरे को पहला 2-3 लेक्चर में तो मेरे को लगा मिजल्स मींस मीजल्स, अभी चाइना अमेरिका यूज्ड टू सेंड मिजल्स इन समथिंग, मतलब मिजल्स कैसे भेजता था, उसके बाद मिजल का वायरस था क्या, है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन, कौन कैसे प्रोनाउंस करता है। यूएस वाले थोड़ा अपने आप को हमेशा हटके दिखाना चाहता है कि इंग्लिश इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। नाउ द थिंग इज कि इसीलिए आदित्य L1 इज इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन चंद्रयान, आई वुड से, क्योंकि चंद्रयान से क्वेश्चन इज वेरी कॉमन, सबको पता है, बट आदित्य L1, ये जो L1 था, मैं भी जब L1 सुन रहा था मुझे भी लग रहा था कि इट्स लेवल 1, फिर आएगा लेवल 2, फिर लेवल 3। दिस L1 इज L1 पॉइंट, आई डिडंट यूज्ड टू नो अबाउट, मैंने मुझे लग्रेंज पॉइंट के बारे में पता था, बट ये L1 उसी के नाम पे है, ये नहीं पता था मेरे को, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। एंड देयर इज वन टर्म जिसको सब कोई पढ़ना घर में जाकर के, it is carrying capacity not of a bus, not of a car, not of a cycle, carrying capacity of population biology. It is very important, very very important. एक दिन इसी को एड्रेस करना पड़ेगा, इस चीज को लिख लो। It is the carrying capacity under population biology. carrying capacity बहुत चीज में हो सकता है। क्यों? जो कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो सैलाब आया, उसको लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया, सैलाब, तुम लोगों ने वो इंटरव्यू नहीं देखा है? यूट्यूब में एक इंटरव्यू है, एक आदमी इंटरव्यू लेता है, पाकिस्तान वाला आदमी, वो जो आदमी आया था कि गलती से निकल गया मुंह से, वो एक आदमी था ना, एक इंटरव्यू हुआ था, नाम भूल रहा हूँ उसका, उसमें एक बांग्लादेशी का इंटरव्यू, उसमें बोलता है हमारा देश में सैलाब आता है, ऐसे बोलता है। अच्छा, सैलाब मतलब बाढ़ एंड डिस्ट्रक्शन, जो इतना रेन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था। उस पिटीशन को सुनते वक्त जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिनेश यशवंत चंद्रचूड़, उन्होंने एक बात बोला था कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जब हम लोग एड्रेस करेंगे किसी भी चीज में, फॉर एग्जांपल तुम्हारे आंखों के सामने ये ब्रिज है, तुम्हारे आंखों के सामने ये ब्रिज है, तुम जाते हो अगर यहाँ से अप टू बोंगाईगांव तक, तो आज से पहले कितना पेड़ हुआ करता था रास्ता के साइड में, अभी नहीं है। सो बात ये है कि जो प्लेन्स में हम लोग डेवलप कर रहे हैं और जो हम लोग हिल्स में डेवलप कर रहे हैं, इन दोनों के डेवलपमेंट को हम लोग सेम वे में नहीं कर सकते हैं ना।
देयर आर सम डिफरेंसेस इन इट, है ना, उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। हम लोग क्या करते हैं कि प्लेन्स और हिल्स का डेवलपमेंट सेम कर देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ है, यूके, हम लोगों ने वहां पर 4 लेन 6 लेन हाईवे बना दिया। बाढ़ आया, पूरा 6 लेन को 2 लेन बना के चला गया, 1 लेन पूरा तोड़ दिया ऐसा। तो उसी में बताया कि कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। आई होप आज का सेशन होलिस्टिक हुआ है। जो भी चीजें अभी क्या ज्योग्राफी पढ़ते जाएंगे, वही ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट वाइमेट क्वेश्चन आता ही नहीं है ना। हाँ वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब इमान ना है कि मान ज्योग्राफी पढ़ी मोर पढ़ाई पढ़ाई किताबा आमोनी लगी जाए। वाओ, आई यूज द टर्म आमोनी। चलो मोड़ो किताबा हे लगी जाए तो मैं इतना पढ़ा वेरी एवरी वीक आई ट्राई टू ब्रिंग दीज सेशंस। यू गाइस कैन आल्सो ब्रिंग क्वेश्चंस, ठीक है ना, online students also. If you have any query regarding any current affairs discussion, any current affairs, current event, then you can contact me at any time. I am free, I don't have any engagements anywhere, but I will not reply until and unless it's a replyable message. replyable message ना, I do reply, but चलो ठीक है, बहुत टाइम लगा लिया, कोई बोलता भी नहीं। चलो थैंक यू एवरीवन। वेदोत्रोई थैंक यू, मोनानी, मोदी, विवेक, दीपाश्री, डॉली, थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू बोला मोदी ने, रेज हैंड किया, बहुत बढ़िया। अभी फटाक से बाहर नहीं जाना तो कोई तबीयत खराब होगा सबका। 2 मिनट बैठ के जाओ, लेट मी स्विच ऑफ दी एसी। फटाक से बाहर मत जाना, अभी खिड़की मिड़की खोल दो, थोड़ा सा बाहर का हवा खा लो, उसके बाद निकलना।